तो जैसा कि पहले से ही सूचित है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का भारत सरकार का जो बजट रखा गया है उसके बारे में हमने मेंशन किया। ये भारत सरकार का बजट है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। वैसे ही सभी राज्य सरकारों का अपना अपना बजट होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार का भी बजट आया है, वैसे ही यूपी सरकार का भी बजट आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक पेज का असाइनमेंट मिला है। उसी असाइनमेंट में आपको पूरा बजट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और साथ ही साथ बजट एट ए ग्लांस करके एक और पेज बैक पेज पे है। अभी मत देखिए उसको, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक पेज में पीछे पूरा डाटा दिया हुआ है कि कौन सा एक्सपेंस या इनकम किस तरह से है, वो पूरा दिया हुआ है। अब इसमें से तो इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इकोनॉमिक्स के क्लास का ही एक पार्ट है। जैसे इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 6-7 सेगमेंट में पूरा पढ़ा जाता है। उसी का एक सेगमेंट है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, लोक वित्त, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा रहता है उसको सरकार कैसे हैंडल करती है या फिर उसको कैसे वो पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से खर्च करती है, या गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाता है तो पब्लिक फाइनेंस उसको बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती है उसके बारे में डिस्कस होगा। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ इसमें मिलेगी जो सामान्यतः एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है। जैसे रेवेन्यू इनकम क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, राजस्व आय, राजस्व व्यय, ठीक है, वैसे ही पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू इनकम के भी अलग अलग पार्ट है कि टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, कैपिटल इनकम में भी अलग अलग है। तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें नाम उसको समझेंगे। और साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार का घाटा इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है। ये सब बेसिक भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से भी जोड़कर पूछे जाते हैं। आगामी या प्रीवियस जो भी आप एग्जाम देखेंगे, दरोगा या फिर स्टेट पीएससी बीपीएससी का, तो इसमें फैक्ट में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन राजस्व आय के अंतर्गत आता है, निम्न में से कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, ठीक है, और निम्न में कितना घाटा है, कौन किस प्रकार का है। तो रट्टा मारने से थोड़ा सा चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है। तो एक बार पूरा इसके कंसेप्ट को समझेंगे, लिखना बहुत कम होगा, बस इसको आप समझिए। डिटेल इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, वहाँ पे सब ये बेसिक के साथ बजट कब से शुरुआत हुआ, कब ये रेल बजट और ये सारी चीज़ों को मर्ज किया गया, फिर कब ये अलग अलग हुआ, ठीक है, तो वो सब पहला बजट किसने, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, ये सब जितना फैक्ट है ये सब इकोनॉमिक्स की क्लास आप जब करेंगे या जब होगा तो पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक में वो पूरा बेसिक के साथ मिलेगा, ठीक है। तो सामान्यतः पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, और उसी का डॉक्यूमेंट होता है बजट, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आया हुआ है, उसके बारे में हमको बातचीत करना है, ठीक है। उसके पहले 2 मिनट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे क्लास जारी रहेगा, ठीक है। वीडियो चूंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा तो रिवीजन ववीजन भी करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल बताए भी थे कि जो लोग दूर से आते हैं वो नहीं आना चाहे तो अपना यहाँ से भी देख सकते हैं, परंतु ऑफलाइन का एक अलग माहौल है, ठीक है, ऑनलाइन का एक अलग माहौल है। कौन इतना फुर्सत से 1.5 घंटा बैठ कर देखता है, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले लोग देखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। एक एक टीचर का 3-3 3.5 घंटा का वीडियो है। जिसको टॉपिक समझना है, पढ़ना है, वो तो पढ़ता ही है, ठीक है, और जिसको नहीं समझना है तो फिर वो तो 5 मिनट वाला रिले में व्यस्त होगा, ठीक है, उससे नहीं। तो आप ये लेक्चर यूट्यूब पे भी रहेगा। इकोनॉमिक्स की सामान्यतः बात करें कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र या इसको इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का सामान्य सा मतलब होता है कि हमारे पास रिसोर्स सीमित है, जो भी हमारे पास संसाधन है, किसी भी कंट्री के पास जो संसाधन है वो एक सीमित है, लेकिन जो डिमांड है वो क्या है, असीमित है। जैसे आपको बोले कि सालाना 1 साल में आपको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है एक्सपेंड करने के लिए, आपके पास संसाधन कितना है, मात्र 1 लाख रुपया। अब इस 1 लाख रुपया को आपको खर्च करना है साल भर के अंतर्गत, या मान लो कि 30 दिन के अंतर्गत।
तो साल भर के अंतर्गत 1 लाख ही है आपके पास, बोला गया कि दोबारा नहीं मिलेगा, इतना ही में अपना सारा जरूरत को फुलफिल करते हुए इसको खर्च करना है। तो आपके पास रिसोर्स क्या हो गया, सीमित हो गया। संसाधन आपके पास जो है वो क्या है, सीमित हो गया। इतना ही हमारे पास, इतना ही को खर्च करना है। तो जब आप एक्सपेंड करने जाएंगे, इसको खर्च करने जाएंगे, तो पहले तो ये निर्धारित करेंगे ना कि इस 1 लाख को कहाँ कहाँ खर्च करना है। कितना पैसा पढ़ाई पे खर्च करना है, कितना पैसा हेल्थ के लिए बचा के रखना है, कितना पैसा ट्यूशन फीस देना है, कितना पैसा किताब के लिए देना है, कितना पैसा घर पे कोई फर्नीचर खरीदना है, कितना पैसा कुछ और से। ये तो सब पहले डिसाइड होगा ना। ऐसा थोड़े हुआ कि 1 लाख मिलते मिलते पार्ट दोस्तों के साथ अगर पार्टी में 50,000 इसी को खर्च कर दिए पहले ही दे, तो फिर 10 दिन के बाद कहीं से उधार लेना पड़ जाएगा या मामला बिगड़ जाएगा। तो रिसोर्स है सीमित। या 1 लाख मिला के दिन गए, एगो स्प्लेंडर प्लस खरीद लाए 90,000 का, और 10,000 का तेल डला के धुआं धुआं कर दी, 10 दिन में पूरा खत्म। तो फिर अगले दिन से तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। बात समझ में आए? तो रिसोर्स है हमारे पास सीमित, लेकिन हमारी जो डिमांड और इच्छाएं हैं वो है असीमित, सब कुछ कर लेना है। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र ये कहता है कि एक लिमिटेड रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, या जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार से इसको हैंडल किया जाए कि अधिकतम से अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिल सके, अधिकतम से अधिकतम संतुष्ट हो जाए। पूरी तरह से संतुष्ट कभी नहीं होंगे। 1 लाख रुपए में कितना संतुष्ट होगा भाई? 4 चक्का का जो सपना देख रहे होंगे तो फिर वो 4 चक्का कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों के अंतर्गत सामान्यतः यही बताया जाता है कि एक हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, इस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें हम, कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे भारत है, तो भारत के पास ही एक लिमिटेड रिसोर्स है। गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है कि इस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से खर्च किया जाए, किस तरह से सारी चीजों को हैंडल किया जाए कि देश की 140 करोड़ जनसंख्या को अधिकतम से अधिकतम खुशी मिल सके, अधिकतम से अधिकतम सेटिस्फैक्शन। सब कोई तो खुश नहीं हो सकता है ना। इतना बात समझ में है? तो अर्थशास्त्र सामान्यतः इसी चीज का अध्ययन है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन का किस तरह से बेहतर तरीके से प्रयोग करें कि उसका अधिकतम से अधिकतम सेटिस्फैक्शन या लाभ हमको मिल सके। कितना बात क्लियर? एडम स्मिथ इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। अब वो वहां से दो चीज होता है इसी में। अब एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे लेवल पे वो बात होता है, जैसे आपके घर का खर्च या इनकम, तो जैसे पर्सनल व्यक्ति का खर्च या इनकम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है। ठीक है। और जब पूरे देश के बारे की इनकम की बात होगा तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चला जाता है। ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग डिवीजन है, वो आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। 2 पार्ट में ये होता है। तो अभी इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत मान लीजिए कि अभी बोले कि सीमित संसाधन है, उसको ऐसे खर्च करना है कि अधिकतम से अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिले। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के पास भी तो एक लिमिटेड संसाधन है। जैसे हम बोले कि आपको 1 लाख दिलाया और 1 लाख में ही आपको साल भर खर्च करना है और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, वैसे ही सरकार का भी अपना होगा ना कि साल भर में कितना वो खर्च करेगी। बात समझ में आ गया? तो साल भर में सरकार के पास भी तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे खर्च करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन 140 करोड़ जनसंख्या को मिल सके, उस बात को ध्यान में रखकर इस पैसे को सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी। तो इसी को बोलते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। ये आपका लोकवित्त। लोकवित्त मतलब सरकार के पास जो पैसा है या सरकार के पास जो संसाधन है उसको किस प्रकार से हैंडल करे कि ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब लोकवित्त के लिए जो नीति इसको हैंडल करने के लिए बनाई जाती है उसी को सामान्यतः फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहा जाता है। 2 प्रकार की नीतियां अर्थशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण होती है। एक जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं। उस नीति के माध्यम से मार्केट में मुद्रा की सप्लाई और सारी व्यवस्थाओं को कौन देखता है, आरबीआई देखता है। इन्फ्लेशन वगैरह देखता है कि कितना, उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को हैंडल करता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो नीति बनाती है इन सारी अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट अपने रिसोर्सों को ध्यान में रखते हुए वो किस प्रकार से सारी चीज़ों को मैनेज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिल सके और देश डेवलपमेंट कर सके, इसके लिए जो पॉलिसी बनाती है उसी का नाम है राजकोषीय।
अब राजकोषीय नीति का जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है उसी का नाम सामान्यतः क्या है? बजट है। जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति है तो प्रत्येक 2 माह पे उनकी मीटिंग होती है जैसे अभी जनवरी फरवरी में हुआ है, मीटिंग होती है, उनके मीटिंग के पास जो निष्कर्ष निकलता है उनका डॉक्यूमेंट आता है, उसे सारी पब्लिक देख लेती है। वैसे गवर्नमेंट के पास पब्लिक फाइनेंस, लोग को जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको कैसे कहाँ से आया और किस तरह से खर्च हुआ, ये सब किससे डिसाइड होता है? राजकोषीय नीति से। और इसी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सामान्यतः आम बजट या बजट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको ये है बजट। बजट इन द सेंस कुछ विशेष नहीं है। बजट का सामान्य सा मतलब है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 देखेंगे 112, तो 112 में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के सरकार के अनुमानित आय, अनुमानित बोल रहे हैं, उस वर्ष की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का एक खाका रखेगा जिसको आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसमें ये मेंशन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पार्लियामेंट में रखवाएगा, जिसको सामान्य भाषा में ही बजट के नाम से जाना जाता है। तो संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुच्छेद 112, और ये उसी को सामान्यतः बजट के नाम से जाना जाता है। तब बोले कि एक साल के अंतर्गत सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, अनुमानित एस्टिमेटेड, इसको बोलते हैं प्राकलित, एस्टिमेट लगाया जाता है। जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होगा? तो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। और 1 अप्रैल से जैसे इस साल के बजट के बारे में बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2026 से ये शुरू होगा और ये खत्म होगा साल भर के बाद 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो इस सरकार अभी जो बजट पार्लियामेंट में रखा गया है, तो पार्लियामेंट का बजट का वो पैसा आना जाना ये कब से प्रोसीजर शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से, और ये खर्च होगा कब तक? 31 मार्च 2027 तक। अब गवर्नमेंट साल भर में, अच्छा 1 अप्रैल 2026 अभी आया है नहीं, अभी तो आने वाला है ना अप्रैल, लेकिन सरकार ने, अब तो बताओ, अब 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक सरकार के पास तो ये फिक्स नहीं है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, ये फिक्स है नहीं, अभी तो आएगा तो पता चलेगा ना। लेकिन पिछले साल की डाटा और कुछ और मतलब अपना दिमाग लगाकर सरकार एक एस्टिमेट बनाती है, अनुमान लगाती है, अनुमान कि हमारे पास किस किस सोर्सेज से कितना पैसा आएगा, इनकम टैक्स से कितना आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आएगा, जीएसटी से कितना आएगा, शुल्क वगैरह से कितना आएगा, हमारा कर्ज कितना लेंगे, ये सब का एक अनुमान लगाती है। फिर अनुमान लगाने के बाद सरकार ये डिसाइड करती है कि अच्छा साल भर में हमको इतना इतना पैसा आएगा। वैसे ही सरकार एक एस्टिमेट बनाती है, अनुमान लगाती है कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। तो फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक खर्च का कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, इसका एक एस्टिमेट बनाती है। तो ये पूरी तरह से क्या है? एस्टिमेट या प्राकलित या अनुमानित है। तो हमारा बजट जो होता है वो आगामी साल के लिए क्या होता है? 1 साल के लिए अनुमानित आय और व्यय का क्या होता है? विवरण होता है। नहीं समझे? मान लीजिए आप अपना घर का बजट बना रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, बात समझ में आ गया? तो आप चूंकि आप उसको बनाएंगे ना कि 1 साल के अंतर्गत कहाँ कहाँ से हमारे घर पैसा आएगा। जो लोग बाहर रहेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा, 5-10 कट्ठा जमीन है तो वहाँ से कुछ सब्जी वब्जी उत्पादन होगा, बेचेंगे, वहाँ से भी पैसा आएगा। एक गाड़ी भाड़ा पे चल रहा है तो वहाँ से भी कुछ पैसा आएगा, 2 दुकान है तो वहाँ से भी पैसा आएगा। ऐसा सोचेंगे ना, तो सोच लिए कि इतना इतना सारा पैसा आएगा, फिर उसको खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। तो फिर सोचेंगे घर पे 4-5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्च होगा, 2 ट्यूशन जाता है वहाँ उसका इतना पैसा खर्च होगा, इतना किताब खरीदना इतना पैसा खर्च होगा, इसका सब एक अनुमान लगाएंगे ना। वैसे ही भारत सरकार का ये अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का क्या होता है? विवरण होता है। उसी को सामान्य भाषा में बजट के नाम से जाना जाता है। तो अभी सरकार ने जो बजट रखा है वो बजट का पैसा आएगा और जाएगा, ये सारा प्रोसेस शुरू होगा कब? 1 अप्रैल 2026 से और चलेगा 31 मार्च 2027। अब चूंकि इसमें फिक्स नहीं है, ये सरकार का अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय का विवरण होता है। अब इस सरकार का कुल प्राप्तियां इस साल अगर देखें, इस साल की टोटल प्राप्तियां कितना है, तो लगभग 53 यहाँ पे देखो, अभी रुक जाओ, उसमें 53.43 लाख
करोड़ रुपया। तो सरकार ने अनुमान लगाया, बोर्ड पे देखोगे तो सरकार ने अनुमान लगाया कि इस साल यानी एक साल के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास लगभग कितना, लगभग नहीं मतलब 53.43 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आएगा और सरकार इतना ही पैसा एक साल में क्या कर देगी, खर्च कर देगी। बात समझ में आ गया? अभी आगे देखेंगे उस पेज में ये सारा डाटा है। तो लगभग 53.43 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के पास यानी मोदी जी के पास, उनके पूरा सरकार के पास आएगा और इतना ही पैसा खर्च हो जाए। तो दिक्कत है यहां तक? ठीक है, 47 है, ठीक है, 47 करोड़, तो 53.47 लाख करोड़ एग्जैक्ट डाटा भी है, आगे अभी देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आ गया? तो एक बात तो समझे कि ये बजट क्या होता है। तो बजट क्या है? सरकार का जो भी पैसा का आना जाना है उसी का एक लेखा जोखा है जो फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के माध्यम से बनाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आर्टिकल 112 112 में व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक उसी वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण रखवाएगा पार्लियामेंट में, जिसको संसद की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण या संवैधानिक भाषा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको शॉर्टकट में आम बजट या बजट के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? ठीक है, अब आगे देखा। अच्छा, सबसे पहले बजट 1860 ईस्वी में आया था। ठीक है, जेम्स करके एक व्यक्ति थे, विल्सन, उनके द्वारा 1860 में पहला भारत का बजट ब्रिटिश काल से ही आया था। वो विल्सन के द्वारा 1860 में ये बजट आया था। उसके बाद से आगे चलकर एक और फैक्ट इसमें है कि आगे चलकर 1924 ईस्वी में 19 से 21 में एक वर्थ कमेटी बनी थी, उसी की सिफारिश पर जो आम बजट है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों का खर्च पहले आता था, उसमें से एक रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। तो 1924 से रेल बजट अलग आता था और गवर्नमेंट का बजट या आम बजट अलग आता था। तो दो बजट रखा जाता था 1924 से। ठीक है, रेल बजट अलग और सरकार का बजट अलग। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलकर 2017 में 2017 से ये व्यवस्था चेंज हो गया कि 2017 से फिर दोनों को एक में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2017 से अभी जो बजट आता है वो रेल बजट और आम बजट दोनों क्या होता है, एक साथ आता है, तो एक सिंगल बजट आता है वर्ष 2017 से। यहाँ तक बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, वर्ष 2017 से कुछ और रिफॉर्म लिए गए। तो वर्ष 2017 से पहले ये होता था कि जो बजट हमारा आता था वो फरवरी के लास्ट डे को आता था। ठीक है, फरवरी का लास्ट डे सामान्य तो होता था 28 फरवरी, तो हमारा बजट आता था 28 फरवरी को। अब ये बजट का लगभग 5-6 चरण से ये पार्लियामेंट से गुजरते हुए बजट को पार्लियामेंट से पारित होते होते ये लग जाता था लगभग 75 दिन का समय लग जाता था, 70-75 दिन का समय लग जाता था। अब इस बजट को, अच्छा, बजट जब तक पार्लियामेंट से पारित नहीं होगा तब तक संचित निधि से एक भी पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें पूरा ये टाइम टेकिंग होता था प्रोसीजर। अब मान लो कि 28 फरवरी को ये रखा गया है, अब 75 दिन तो पूरा मार्च जाएगा, पूरा अप्रैल जाएगा, पूरा आधा मई तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार का तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से ही इससे पैसा क्या करना है, खर्च करना। तो फिर सरकार के लिए एक अलग और बजट लाना पड़ता था जिससे वो पारित करके फिर थोड़ा सा खर्चे के लिए प्रावधान उसमें किया जाता था। तो बहुत उसमें मतलब झोल होता था, एक अलग प्रोसीजर करिए। तो सरकार ने डिसाइड किया कि अब इतना क्यों टेंशन लेना है, इसको डेट को चेंज करके वर्ष 2017 से ये व्यवस्था कर दिया गया कि अब जो बजट आएगा फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को आएगा। फर्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा, ऐसे पहले लिखा गया था फर्स्ट वर्किंग डे इन द सेंस कि अगर फर्स्ट 1 फरवरी को अगर छुट्टी वट्टी है तो उस दिन नहीं आएगा। लेकिन इस सरकार इस बार पहली बार पूरा भारत के इतिहास में पहली बार, दूसरी बार संडे को पार्लियामेंट चला है और पहली बार सरकार का बजट संडे को आया हुआ है। तो 1 फरवरी को पड़ा रविवार और सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, सब कुछ को हटाते हुए रविवार को ही हम बजट पेश करेंगे। ठीक है, उस दिन शेयर मार्केट को भी ओपन रखा गया। ठीक है, बाजार भी सब ओपन ही थे लगभग। ठीक है, तो 1 फरवरी को ही सरकार बजट रखती है सामान्यतः। रविवार था तो इस बार रविवार को ही निपटा दिया सब, रविवार को ही बजट आ गया। यहाँ तो कोई समझ? तो सामान्यतः फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को अब बजट रखा जाता है, यानी 1 फरवरी को, और 1 अप्रैल आते आते तो 2 माह का पूरा समय है ना, पूरा फरवरी बाकी है और पूरा मार्च बाकी है। 60 दिन का समय है और ये 75 दिन करके अब निर्धारित किया गया कि 60 दिन के अंतर्गत इसको पार्लियामेंट से क्या करना है, पारित करवा दें।
1 अप्रैल से पहले ये पार्लियामेंट से पारित हो जाएगा और 1 अप्रैल से इसका प्रावधान लागू हो जाएगा, आना और पैसे का खर्च होना यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? तो 1 फरवरी को ये बजट रखा जाता है और फिर उसके बाद से यहाँ से ये आगे पारित वारित होके 1 अप्रैल से पहले ये हो जाता है और 1 अप्रैल से बजट का जो भी प्रावधान है वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेसिक थोड़ा सा ये समझे कि बजट डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होता है। जैसे अनुच्छेद 112 में ये है, वैसे ही अनुच्छेद 202 है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए व्यवस्था कर दिया गया है कि सभी राज्यपाल को ये जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य के जो भी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर होगा उसको विधानमंडल में क्या करेगा, रखवाएगा। ये सेंट्रल का है तो पार्लियामेंट में और वो स्टेट का है तो विधानमंडल में। तो वहाँ पे राज्यपाल, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे बजट को रखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे कुछ और बेसिक बातों में। नेक्स्ट, बजट में आपको 3 डेट मिलेगा, ठीक है। 3 डेट, जैसे पेज नंबर इस पे देखो, पेज पलट के देखिए, ये देखो 3 डेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, बाद में उसमें देखना बोर्ड पे। एक यहाँ पे दिख रहा है वास्तविक, एक्चुअल दिख रहा है, बोलो ना जी, एक्चुअल। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट्स दिख रहा है, इधर देखो, इधर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देख रहा है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। फिर इधर दिख रहा है बजट एस्टिमेट या बजट अनुमान। ये बात समझ रहा है? यानी 4 लाइन आपको यहाँ पे देखना है, ये 4 पेयर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद से इस फ्लो चार्ट को समझेंगे कि ये पूरा कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? 3-4 बातों को कैसे समझेंगे, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर का बजट पढ़ेंगे? 26-27 का। ये 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है, ये कब से शुरू होगा भाई? 1 अप्रैल से ये शुरू होगा, 1 अप्रैल 2026 से, और ये चलेगा 31 मार्च 2027 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब बताओ कि 1 अप्रैल, 31 मार्च, और ये तो अभी आया नहीं है, ये तो अभी आने वाला है। तो इसको बोलते हैं आने वाले साल के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आने वाले साल के लिए ये होगा बजट एस्टिमेट, सॉरी एस्टिमेट वैल्यू या बजट एस्टिमेट इसको बोलेंगे। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, अनुमानित आय और अनुमानित प्राप्तियों का ये क्या है, विवरण है। हम ही समझा रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब अभी जो 26-27 का बजट पढ़ेंगे तो अभी तो बताए हैं कि सरकार अनुमान लगाती है कि यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, हम इसको यहाँ पे खर्च करेंगे। यही ना है पूरा बजट। 53 लाख करोड़, 53.47 लाख करोड़ जो पैसा सरकार ने अनुमान लगाया है, तो वो होगा अनुमानित। कोई दिक्कत पर्सन? लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26। जब बजट रखा गया वो कौन सा था? 25-26, सॉरी, अभी जो बजट कब रखा गया? 1 फरवरी को। 1 फरवरी में कौन सा, अभी तो फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है? 25-26। यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये तो अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो इसका बजट सरकार कब रखी होगी? पिछले साल। मतलब बजट एस्टिमेट तो पिछले साल रखी होगी ना। तो अभी ये चल रहा है, इसका 9-10 महीना खत्म हुआ है और 2-3 महीना अभी बाकी है। तो पिछले साल इसका 2 पार्ट हो जाएगा। पिछले साल जो रखी थी वो था बजट एस्टिमेट, बोलो ना जी इसमें, बजट एस्टिमेट। नहीं समझे आप? मतलब पिछले साल हमने अपना बजट बनाया कि ये 100 रुपये का हमारा बजट है, ये 100 रुपये का खर्चा है, जिसमें हमने बजट बताया था कि 40 रुपया हमारा कोचिंग से इनकम होगा। क्लियर? लेकिन अगले साल यानी 10 महीना के बाद जब अगला बजट हम बना रहे थे, तब को हमको पता चला कि 40 रुपये इनकम नहीं होगा, हमारा इनकम 35 रुपया ही है। तो हम हमारा जो एस्टिमेट लगाए थे उसी को हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। तो डाटा में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम जहाँ पे लिखे थे कि कोचिंग से इनकम 40 रुपया होगा, तो वहीं पे लिख देंगे कोचिंग से इनकम अब 35 रुपया होगा। तो इसको बोलेंगे हम रिवाइज एस्टिमेट। तो 40 रुपया हो गया हमारा बजट एस्टिमेट और 35 रुपया हो गया हमारा रिवाइज एस्टिमेट। वैसे ही सरकार है, सरकार ने मान लो कि अनुमान लगाया था कि हमको 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आएगा, लेकिन अगले साल पता चला कि 2 लाख नहीं आएगा, 2,10,000 आएगा। तो बजट रिवाइज करेंगे उसी को और बताएंगे कि जीएसटी से हमारा 2,10,000। इसलिए 4 डाटा मिलेगा। ये अभी करंट ईयर में, इसका फाइनल डाटा नहीं मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, रिवाइज्ड मिलेगा, रिवाइज्ड।
इसका फाइनल डाटा कब आएगा? जब 31 मार्च 2026 खत्म हो जाएगा तब ना आएगा। तो फिर वो मार्च अप्रैल के पास सरकार इसको जारी करती है कि पूरा एक्चुअल क्या हुआ। अच्छा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो प्रीवियस ईयर तो खत्म हो गया है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है ना। जब ये बजट प्रस्तुत किया गया है तब तो ये खत्म हो गया है, मतलब 1 अप्रैल इसका 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, तो ये तो खत्म है। तो इसका जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा? एक्चुअल, वास्तविक होगा। तो इसी प्रकार से बजट में आपको 4 डाटा मिलेगा जब सरकार अपना बजट रखती है। एक तो एक्चुअल, जो फाइनेंशियल ईयर पिछला खत्म हो गया है, कोई दिक्कत। दूसरा यहाँ पे 2 मिलेगा, एक जो करंट ईयर चल रहा है उसका मिलेगा बजट एस्टिमेट भी, और उसका मिलेगा रिवाइज्ड एस्टिमेट भी। एक्चुअल कब हो जाएगा? ये जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तब हो जाएगा। अगले साल के लिए पूरी तरह से ये क्या होगा? बजट एस्टिमेट। कोई दिक्कत? ये 4 बात समझे? एस्टिमेट वैल्यू या बजट एस्टिमेट, फिर बजट एस्टिमेट को ही करंट ईयर में रिवाइज्ड एस्टिमेट कर दिया जाता, सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जो अनुमान लगा 100% का 100% सही हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। थोड़ा बहुत तो ज़्यादा कम होगा, तो उसी को रिवाइज एस्टिमेट, और अगले साल वो जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा वो सारा हो जाएगा एक्चुअल एक्चुअल डाटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये स्लाइड में आपको यही बात मेंशन किया गया। ये पेज आपको जो मिला है इसमें देखो, ये 24-25 का ये एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल डाटा, टोटल प्राप्तियां, सरकार का कुल प्राप्तियां यहाँ पे 46.652 लाख करोड़। इधर देखो बोर्ड पे, अभी पेज में ना देखो इतना, ठीक है। सरकार ने बजट में अपना अनुमान लगाया था पिछले साल। बजट एस्टिमेट ये कब का है? 2025-26 जो अभी चल रहा है। तो सरकार ने अनुमान लगाया था कि 50.65 लाख करोड़ रुपया आएगा सरकार के पास। लेकिन जब अभी रिवाइज कर रही है, जब 9 महीना 10 महीना बीत गया, दिसंबर तक, जनवरी पूरा बीत गया, तब सरकार को लगा कि नहीं, इतना नहीं आएगा। सरकार ने रिवाइज करके अपना डाटा दिया कि अब जो हमारे पास आएगा 49.64 करोड़। कम कि ज्यादा हुआ? कम। यानी सरकार ने अपना एस्टिमेट लगाया था, उससे सरकार को क्या हो रहा है? कम प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका है। लेकिन इस साल कितना एस्टिमेट लगा है? 53 लाख करोड़, 53 एग्जैक्ट डाटा 53,47,315 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है। बात समझ में आया? तो ये चारों बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अभी आगे इसको सब देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सा टैक्स वगैरह है, किस प्रकार से। नेक्स्ट आगे, इतना बात तो समझ गए। नेक्स्ट, ये एक बात समझिए, एक होता है परिसंपत्ति जिसको एसेट्स बोलते हैं, और दूसरा होता है उधार या देयताएं जिसको लाइबिलिटी बोलते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इसका काम पड़ेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी, ठीक है। आपका जो पेज मिला हुआ उसके फर्स्ट पेज पे रेवेन्यू इनकम में भी ये दोनों सब मिलेगा, कैपिटल इनकम में भी ये दोनों सब मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब में ये मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट बोर्ड पर देखिए, एसेट्स या संपत्ति। अब संपत्ति में सब होता है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। जैसे आप बिहार सरकार या कोई भी सरकारी नौकरी में आप पाते हैं तो सरकार आपसे प्रत्येक साल आपके टोटल एसेट्स कितना है, एसेट डिक्लेरेशन करवाती है आपसे सरकार कि आपके पास कितना टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, तो आप उसमें बताते हैं कि हमारे कैश हमारे पास 20,000 रुपया है, ठीक है, LIC में इतना पैसा जमा है, ठीक है, इतना हमारे लोन है वो भी बताते हैं, ठीक बस सर, ठीक है, ये भी हमारे पास सोना चांदी इतना है। ये सारा अपना एसेट्स, अपना हमारे पास 4 चक्का है, वो 2 चक्का है, ये सब एसेट्स में अपना क्या कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब कि आपके पास चल अचल टोटल कितनी संपत्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। ये आपका एसेट्स। कोई दिक्कत परेशान? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल चल और अचल लेके टोटल एसेट्स जो है वो मान लेते हैं कि 20 लाख का है, इतना है नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 लाख का टोटल एसेट्स है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन साथ ही साथ अब लाइबिलिटी या उधार किसको बोलते हैं? हमारे पास जो अभी वर्तमान में है वो सब हमारा लगभग जो हमारा है वो सब क्या है, एसेट्स है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड पैसा देके पूरा खरीदा हुआ है तो ये 2 लाख रुपए एसेट्स में शामिल होगा। ये कैमरा 1 लाख का खरीदा हो, ये भी क्या है, हमारा एसेट्स है। बात समझ में आ गया? ये ब्रेंच मान लो 10,000 का, तो ये भी हमारा क्या है, एसेट्स है। ये सब क्या है, एसेट्स है। बात समझ में आ गया इतना तो। लेकिन मान लो कि एक ये कुछ और खरीदे हैं, मान लो कि गाड़ी है,
तो गाड़ी है 10 लाख का, जिसमें 5 लाख रुपया हमारा एसेट्स है और 5 लाख रुपया का उसमें लोन है। तो 5 लाख रुपया हमारा क्या होगा, उधार या देयताएं। 5 लाख रुपया हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। नहीं समझे? तो उधार और देयताएं मतलब मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये इनसे कर्ज लिए हैं, तो 10,000 रुपया हमारा एसेट्स नहीं होगा, वो 10,000 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। हमारे ऊपर कर्ज है, उधार है, उसको कभी ना कभी हमको क्या करना है, पे करना है। बात समझ में आ गया? मान लो कि एक बाइक खरीदना है, बाइक अपने पैसे से पूरा देकर चुका कर खरीद के लाए तो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। लेकिन उसी को हम लोन पे लेकर आए तो हमारे ऊपर क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तो मान लो कि हमारे पास एसेट्स है 20 लाख का और लाइबिलिटी है मान लो कि 5 लाख का। टोटल लाइबिलिटी उधार कितना है हमारे ऊपर, 5 लाख का। तो वैसे ही गवर्नमेंट के साइड से भी होगा, बोलो ना जी। गवर्नमेंट के साइड से भी भारत सरकार के कुछ एसेट्स होंगे, जैसे 10 गो ट्रेन है, 50,000 गो ट्रेन है, तो सब सरकार का क्या है, एसेट्स है। सरकार का रोड है, सरकार का सब एसेट्स है। सरकार की अपनी कंपनी है, सरकार का एसेट्स है। स्कूल, भवन, बिल्डिंग्स, अस्पताल, सब ये सरकार का क्या है, एसेट्स है। बात समझ में आ गया? लेकिन सरकार ने जो लोन ले रखा है, जिसका ब्याज हम पे करते हैं अपने बजट से, वो लोन सरकार के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, उधार है, देयताएं जिसको आगे हमको पे करना है। अब ये उधार कहीं से भी लाए हो, अपने लोकल मार्केट से, भारत से ही अंदर से लिए हैं कि बैंक, आरबीआई, अदर थिंग से, आप बाहर से लिए हो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कहीं से भी लिए हो, लेकिन वो क्या है, लाइबिलिटी। तो बात समझ में आ गया, एसेट्स और लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपने जो बैंक में पैसा जमा किया है, मान लो कि 10,000 रुपया आपने अपने अकाउंट में जो जमा कर रखा है, वो आपका एसेट्स होगा कि लाइबिलिटी होगा, एसेट्स होगा। लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होगा कि एसेट्स होगा, लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को वापस वो क्या करना है, पे करना है। आपको कोई 10,000 रुपया दिया हुआ है रखने के लिए, तो आपका वो एसेट्स कहलाएगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि उसको वापस 10,000 रुपया क्या करना है, रिफंड करना। यहां तो कोई क्लियर? ठीक है, तो सरकार का भी एसेट्स और लाइबिलिटी होता है, जिसको आगे अभी समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? एसेट्स और लाइबिलिटी समझ गए। नेक्स्ट आगे। अच्छा, एक ये देखो बजट के बारे में। अब मान लो कि हमने अपना बजट बनाया, एसेट्स लाइबिलिटी समझ गए, इसी पे समझते हैं। ठीक है, हमने अपना खर्च का अनुमान लगाया। मान लो कि हम अपना खुद का बजट बना रहे हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जैसे। तो हम अपना बजट बना रहे हैं, तो हमने अपना बजट बनाया कि साल भर के पास, साल भर के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा जो खर्च है, पहले खर्च हमने देखा कि हमारा खर्च कितना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने खर्च है कि वो एकदम जरूरी है, उसको कोई मतलब रोका नहीं जा सकता। तब हमारा अनुमान लगाया कि पूरा साल भर के अंतर्गत 10 लाख रुपए का हमारा क्या होगा, खर्च होगा। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन फिर हम अपना इनकम देखें, इसको लिख देते हैं एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? लेकिन फिर हम इनकम देखें कि हमारा साल भर में इनकम कितना होगा, तो मान लेते हैं कि हमारा इनकम भी 10 लाख रुपया होगा। इनकम 10 लाख रुपया होगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो हमारा जो बजट होगा, वो हमारा बजट क्या होगा, संतुलित बजट कहलाएगा। जितना इनकम उतना ही हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस्ड बजट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं संतुलित बजट। यानी सरकार का भी सेम होगा, अगर सरकार का जितना पैसा आया उतना ही पैसा सरकार खर्च करे, तो ये सरकार का कौन सा बजट कहलाएगा, संतुलित बजट। जैसे इसमें डेफिनेशन में देखो क्या दिया हुआ है, संतुलित बजट में मतलब, अच्छा ये अभी रिसिप्ट तो नहीं समझे हो ना, अच्छा इसी को चलाइए। ठीक है, तो 10 लाख का इनकम, 10 लाख का एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड बजट या संतुलित बजट। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? सरकार जो अपना बजट दिखाती है आपको, बजट का ये जो एट ए ग्लांस करके मिला हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि बजट आपको संतुलित ही दिखेगा। सरकार का 53 लाख करोड़ रुपया का इनकम है, इसमें देखिए सरकार के यहाँ पे इनकम दिख रहा है 53 लाख करोड़ का लगभग, और सरकार के यहाँ पे कुल व्यय भी दिख रहा है उतना ही, सेम ही दिख रहा है। तो आपको लगा सब तो ठीक है सर, इसमें दिक्कत क्या है? तो सरकार जब अपना बजट डॉक्यूमेंट पेश करती है, तो इसमें इस
हमेशा आपको ये बैलेंस्ड ही दिखेगा, परंतु पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। अलग क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एक ऋण से वसूली, अन्य प्राप्तियां, कर भी उधार एवं देयताएं, लाइबिलिटी यहाँ पे है, उधार एवं देयताएं। ठीक है, यानी इस बजट के टोटल इनकम जो ये 53 लाख है, 53 लाख, इसमें से 16 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है नहीं, ये सरकार उधार लेगी, कर्ज लेगी, कर्ज। लेकिन आपको बजट में क्या दिख रहा है कि सर बैलेंस बजट है, जितना हमारा इनकम है उतना ही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। पेज में सारा चीज है, अभी आगे कुछ और समझेंगे तब पेज समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे दिख रहा है नहीं, ये 16 लाख रुपया तो सर सरकार यहां पे कर्ज ला रही है। तो आप सोचेंगे सर तब मान लीजिए 16 हटा दे 53 में से, तो बच गया 35 समथिंग, बोलो ना जी। तो आप सोच रहे हैं कि सर उतना ही क्यों नहीं सरकार ने बजट बनाया कि कर्ज लेने की जरूरत काहे उठाई सरकार। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिया कि हमारा 10 लाख रुपया क्या है, एक्सपेंडिचर है, साल भर में एकदम जरूरी एक्सपेंडिचर है, 10 लाख रुपया इनकम दिखाएं। लेकिन एक दूसरा केस लेते हैं, मान लो कि हम अपना बजट का खर्च का अनुमान लगाते हैं 12 लाख रुपया, लेकिन हमारे पास है 10 ही लाख रुपया, 2 लाख तो घाटे में है ना। तो हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और हमारा इनकम क्या है, कम है। तो इसको बोलेंगे बजट घाटा। कोई दिक्कत परेशानी, 2 लाख रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, बजट घाटा, सिंपल सा लॉजिक। लेकिन यही उल्टा कर दें, हमारा 12 लाख रुपया इनकम है और 10 लाख रुपया खर्च है, तो हो जाएगा बजट अधिक, बजट सरप्लस, 2 लाख रुपया क्या हो जाएगा, सरप्लस। बात समझे। लेकिन मान लो कि हमने अपना बजट बनाया कि हमारा खर्च तो 12 लाख ही रहेगा, हमारा इनकम भी 10 ही लाख है, लेकिन अपना बजट जो बना रहे हैं तो संतुलित बजट दिखाने के लिए हम 2 लाख रुपया किसी से कर्ज लेंगे, 2 लाख, और अपना जो बजट दिखाएंगे वो 12 संतुलित ही दिखाएंगे। तो सरकार भी क्या करती है, बजट तो रखती है तो संतुलित बजट ही रखती है, परंतु उसमें सरकार कर्ज लेती है। अब आप सोचेंगे तो सरकार सर कर्ज क्यों लेती है। कोई भी जो विकासशील कंट्री होता है, विकासशील, तो अपने यहाँ रोजगार जनरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो सरकार को पैसे की क्या है, जरूरत है। तो सरकार का खर्च तो है, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को पब्लिक के लिए भी खर्च करना है, पब्लिक के खुशहाली के लिए भी खर्च करना है। तो सरकार का खर्च तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन सरकार का इनकम उतना नहीं हो पाता। तो सरकार क्या करती है, कर्ज ले लेती है। कोई जरूरी नहीं कि यही सरकार लेती है, इसके पहले भी जो सरकार थी वो भी सरकार कर्ज लेती थी, परंतु अब डिपेंड करता है कि ये जो लोन लेकर ये खर्चा का सारा एस्टिमेट बनाया गया है कि 12 लाख रुपया हमारा खर्च और ये 2 लाख रुपया कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, कर्ज लेना सही भी है और गलत भी है। मान लो कि 5 लाख रुपया कर्ज लेकर 5 गो ऑटो, ये हवाई खरीदे, जो ऑटो चलता है, ई रिक्शा, 1.5 लाख में एक आएगा, 5 लाख में 3 गो आ जाएगा। तीनों को भाड़ा पे चलवाते हैं, प्रत्येक दिन 500-500 रुपये मिलता है, 1500 रुपये, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो वो 5 लाख रुपया कर्ज लेना नहीं कहलाएगा, क्योंकि उससे हमारा इनकम भी जनरेट हो रहा है और उससे हमारा मतलब आगे उससे फायदा ही होगा। परंतु 5 लाख रुपया लेकर और 2 बुलेट खरीद ले वो बढ़िया सा, और दोस्तों के साथ दिन भर घूमे, तो वो कर्ज लेना सही कहलाएगा, नहीं। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि दूसरा जमीन बेच के कर्ज चुका रहा है, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि कुछ दिन के बाद आप पैसा नहीं चुकाएंगे, लोन वाला तो आपका बुलेट खरीद खींच के ले जाएगा, दूसरा तब भी नहीं देंगे, कुर्ती जब्ती होगा, नहीं तो आपका जमीन जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपने वहां पे जमा किए। तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन के पैसे का आप खर्च कहाँ पे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी। तो वैसे ही भारत सरकार है, भारत सरकार पैसा लोन ले ठीक है, लेकिन लोन का पैसा कहाँ खर्च करे भी तो मुद्दा बनता है ना। बात समझ में आ गया। अब लोन लेकर आ रहे हैं और पता चला कि सब्सिडी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे अभी भारत सरकार की सब्सिडी है, पूरा खर्च का लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपया केवल ये गेहूं अनाज जो बट रहा है उस पर जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा है। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, इस पे तो सवाल उठता है कि भाई तो इतना लोगों को देने की क्या जरूरत है, सरकार इसको ठीक से रेशनलाइज करे और जो योग्य है उसको पहचाने, सिर्फ उसी को दे। सब किसी की जरूरत नहीं। अपने गांव में भी देखा होगा जिसका ठीक ठाक सब कुछ है उसके घर भी वो राशन उठाया जाता है।
बात है ना सही? अभी चुनाव आया, चुनाव में इतना पैसा खर्च हो गया, या फिर मतलब अव्यवस्थित तरीके से पैसा खर्च हो, तो पैसा सरकार लोन लाए लेकिन उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ठीक है, रोड वगैरह बनाए, ट्रेन वगैरह बनाए, बाकी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी उम्पनी में इन्वेस्ट करे, अपना कंपनी सेटअप पे स्टार्टअप करे, ये सब, तो वहां से सरकार का क्या होगा, इनकम भी होगा। लेकिन लोन लाकर और फिर इधर उधर आप करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, सरकार के ऊपर लाइबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस सरकार का आप डाटा उठाकर देखेंगे तो इस सरकार से आने से पहले भारत सरकार के ऊपर टोटल समथिंग 50 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास लोन था। 10 साल में ये बढ़कर लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास चला गया। अभी आप एक्सपेंस देखेंगे, भारत सरकार का बजट जो 53 लाख करोड़ है, उसमें से लगभग 20% पैसा सिर्फ ब्याज पे करने में सरकार खर्च कर देती है। ब्याज, ब्याज शुद्ध का जो पैसा लोन लिया है उसका ब्याज। बात समझ में आ गया? यानी 53 लाख करोड़ में से लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपया सरकार अपना क्या करती है, ब्याज पे करती है। अब पूरा हेल्थ, एजुकेशन, गरीबी उन्मूलन, फला, ये सब लेकर हेल्थ पे लगभग 2 से 3% है, ठीक है, और एजुकेशन पे लगभग 2 से 3% है, ठीक है। जबकि बहुत पहले ही इसकी सिफारिश की गई है कि जीडीपी का कम से कम मतलब वो ठीक ठाक पैसा इस पे क्या किया जाए, खर्च किया जाए। जबकि अकेले ब्याज पे करने में कितना चला जाता है, 20% पैसा चला जाता है। आगे एक्सपेंस में देखेंगे उसको। बात समझ में आ गया? तो जो भी, हालांकि विकासशील कंट्री जो भी होता है वो अपना जो बजट बनाती है वो एक डेफिसिट बजट ही बनाती है, या बजट घाटे वाला ही बनाती है, कुछ पैसा लोन से उधार लेकर आती है। अब कायदे से उसका इस्तेमाल कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार से करती है, तो अगर अभी 2 एग्जाम्पल आपको दिए कि अगर ठीक से वो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक से पैसे का इस्तेमाल होगा तो उसका फायदा भी हो जाएगा, ठीक है, और ठीक से उसका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा तो फिर उसका दिक्कत भी हो जाएगा। जैसे विजय माल्या के केस में देख लीजिए, इससे कोई पहली बार थोड़े हो कि उस समय लोन लिया होगा, लोन लेके भागे भाई, बहुत पहले से वो इंडस्ट्री मतलब वो थे ना औद्योगिक क्षेत्र में, तो उससे पहले भी तो बहुत सारा लोन लिए होंगे। मिसमैनेजमेंट और तमाम चीज़ों की वजह से डूब गए, देश छोड़कर भागना पड़ा। नाम बात तो समझ रहे हैं ना? तो लोन लेना खराब नहीं, लोन का पैसा किस तरह से यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक दिक्कत। अब ये बजट घाटा थोड़ा सा आगे और आएगा। बजट का पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस प्रकार से पूरा आपका इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह डिसाइड होता है, ठीक है। पहले बोर्ड पे देखिए, उसके बाद से इसको समझेंगे, ठीक है। एक तरफ है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय मतलब गवर्नमेंट के पास जितना आता है पैसा वो उसका कहलाता है सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। और सरकार का जितना पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई दिक्कत? तो पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। अब सरकार का जितना पैसा है, जितना 53 लाख करोड़ अभी देखे ना, वो 53 लाख करोड़ का आप अब इसको और थोड़ा सा सही करने के लिए इसको या तो आप 100% मान लीजिए या इसी को आप 100 पैसा मान लीजिए। दोनों बात क्या है, एक समान। नहीं समझे? मतलब इसको 100% मान लीजिए या फिर उसको 100 पैसा मान लीजिए, उसके हिसाब से कितने परसेंट किधर जा रहा है और फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। मान लो कि हमारे पास 1000 रुपया है, 1000 हमारा इनकम है, ठीक है, तो इसको हमने मान लिया 100%। अब इसमें बोले कि 50% हमको इधर खर्च करना है, तो 50%। अब एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 5500 रुपया। यही ना होता है, परसेंटेज पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इतना आइडिया तो होगा। बात समझ में आ गया? बोलो ना जैसनो। तो वैसे जो पूरा बजट है उसको 100% या 100 पैसा मान लीजिए, दोनों बात एक समान है। उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्लासिफिकेशन अब आगे आपको मिलेगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब ये जो है बजट 2026-27, इसमें एक तरफ सार्वजनिक आय मतलब सरकार का कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, और दूसरी तरफ है सार्वजनिक व्यय, सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करे। इसी से बाकी सब आगे अब निकलेगा, घाटा वगैरह जितना सारा होगा ये सब आगे निकलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो सरकार का जो भी पैसा इनकम है, अभी केवल किस पे बात कर रहे हैं, इनकम पे। वो इनकम 2 तरीके से आ सकता है, मतलब जो इनकम है वो 2 प्रकार का है। एक रेवेन्यू इनकम और एक को बोलते हैं कैपिटल इनकम। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब एक हो गया राजस्व आय और एक हो गया पूंजीगत आय। केवल आय की अभी बात कर रहे हैं, व्यय पे अभी मत सोचिए, ठीक है। तो एक जो इनकम है हमारा राजस्व आय और एक है पूंजीगत आय। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? अब आपके पेज में राजस्व आय का परिभाषा दिया गया है। पेज फर्स्ट पेज पे देखिए, फ्लो चार्ट बनाया गया है, पूरा बनाया गया है फ्लो चार्ट। तो उसमें राजस्व आय के नीचे परिभाषा दिया हुआ है, सरकार की ऐसी प्राप्तियां या आय
जो न तो परिसंपत्तियों में गिरावट का प्रतिफल हो और न ही जिसके कारण लाइबिलिटी में क्या हो, वृद्धि हो। कोई दिक्कत परेशानी? दूसरी तरफ पूंजीगत आय में लिखा हुआ है ऐसी प्राप्तियां जो या तो परिसंपत्तियों के विक्रय का प्रतिफल हो या जिसके कारण देयताओं में या लाइबिलिटी में क्या हो, वृद्धि। चलिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे ये लाइबिलिटी और एसेट समझ रहे हैं? बोलो ना जी, लाइबिलिटी एसेट तो समझ गए ना। अब इसी पे एग्जांपल में समझा रहे हैं कि हमारे पास 20 लाख रुपया एसेट्स है और 5 लाख रुपया हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। वैसे सरकार पे भी होगा, सरकार का होगा ना, भारत सरकार का ये सब एसेट्स है और ये सरकार का ये लाइबिलिटी है, तो होगा ना सरकार को। नेक्स्ट, अब राजस्व इनकम किसको बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम। जो रेवेन्यू इनकम होता है वो एक आवर्ती या कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहता है। वैसा आय जिससे, मतलब इस प्रकार की आय जिससे हमारी परिसंपत्ति में कोई गिरावट ना हो, मतलब जो हमारा एसेट्स है इसमें कोई कमी ना हो, वैसा इनकम जिससे हमारे एसेट में कोई कमी ना हो। वृद्धि वृद्धि की बात समझिए, एसेट्स उससे हमारा कोई कम नहीं होगा। साथ ही साथ लाइबिलिटी जो हमारा है, लाइबिलिटी उधार, इसमें भी कोई वृद्धि नहीं होगा, मतलब लाइबिलिटी हमारे पास जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? वैसा इनकम जिसमें एसेट्स में कोई लॉस नहीं होगा, मतलब एसेट्स में कोई कमी नहीं होगा और लाइबिलिटी में कोई वृद्धि भी नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी इनकम आएगा वो सब कौन सा इनकम कहलाएगा, रेवेन्यू इनकम। जैसे 5 लोग इसमें से फी जमा किए, फी जमा किए, कोई दिक्कत परेशानी? हमारा कोई एसेट्स लॉस हुआ है, मतलब कुर्सी बेंच नहीं ना बेचना पड़ा है, बोलो ना। मान लो 5 लोगों का फी जमा हुआ, 3000 रुपया आया, कोई दिक्कत? अब ये जो 3000 रुपया आया, क्या कुर्सी बेंच बेचकर आया है? कोई एसेट्स हमारा लॉस हुआ है? नहीं। तो कोई एसेट्स हमारा लॉस नहीं हुआ है, ये पैसा एक रिकरिंग, मतलब ये तो चलते रहेगा। अच्छा, इससे हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ी है? उधार तो नहीं बढ़ा है ना, हम पढ़ाएं, आपको सेवा दिए हैं तो आप हमको पैसा पे किए, क्लियर? तो इससे न तो हमारा एसेट्स बढ़ा और न तो हमारी लाइबिलिटी, सॉरी एसेट न तो हमारा घटा है और न तो लाइबिलिटी हमारा बढ़ा। तो ये जो हमारा 3000 रुपया का इनकम होगा, ये कौन सा इनकम कहलाएगा, रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। कोई दिक्कत? बोलो ना जैसनो, रेवेन्यू इनकम समझ में आ गया। कैपिटल इनकम का डेफिनेशन है कि वैसा आय, अब वैसा जो भी पैसा हमारे पास आए जिसमें या तो एसेट्स लॉस होगा, एसेट्स में कमी आएगी, या फिर लाइबिलिटी में वृद्धि होगी। एसेट्स कम होगा या फिर लाइबिलिटी में वृद्धि होगी। दोनों तीर एक जैसा दिख रहा है, समझना अलग अलग है, दो बातें बोल रहे हैं। वैसा इनकम जिसमें या तो एसेट्स कम होगा, ठीक है, इसमें क्या बोले, एसेट्स कम न होगा, इसमें एसेट्स कम होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे इधर बोले कि लाइबिलिटी ज्यादा न होगा, न होगा, ज्यादा नहीं होगा, इसमें लाइबिलिटी बढ़ेगा या लाइबिलिटी ज्यादा होगा। यही है ना दो बात, बात समझ में आ रहा है? तो मान लो कि 3000 रुपया का एग्जाम्पल समझ में रहा है, वो कौन सा था, रेवेन्यू इनकम। मान लो कि अब इसमें से 3 जोड़ा बेंच बेच दिए, 3000 उससे भी मिला, 3000 बेंच बेच दिए ना, तो इससे क्या हुआ है, हमारा एसेट्स कम हो गया। पहले जो हम अपना पूरा कैलकुलेट करके एसेट्स 20 लाख लिखे थे, एसेट्स में कमी आ गया ना, 3000 का एसेट्स अब हमारे पास कम हो गया, 3 गोटे बेंच चला गया मेरा, ये एसेट्स में क्या हो गया, कमी हो गया। तो ये कौन सा में चला जाएगा, कैपिटल इनकम में चला जाएगा, कैपिटल इनकम में। दिक्कत? मान लीजिए कि वो गाय पाले हम, गाय जिससे रोज दूध का उत्पादन होता है 10 लीटर, 10 लीटर दूध शाम को हमने बेचा 60 रुपया लीटर, 600 रुपया इनकम हुआ, 600 रुपया। तो ये हमारा रेवेन्यू इनकम का लगेगा कि कैपिटल इनकम, रेवेन्यू। क्योंकि सोचना ऐसे है, जैसे एक बार उसे रटना नहीं है, सोचना है कि 600 रुपये का जो दूध गया है, क्या उससे हमारे एसेट्स में कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं, हमारा एसेट्स से वो गाय थी पहले से, अभी भी है। हमारे ऊपर कोई कर्ज बढ़ा है? नहीं भाई, गाय को खिलाया पिलाया, दूध उत्पादन हुआ, बेच दिया, हमारा लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ा। ये हमारा कौन सा इनकम होगा, रेवेन्यू। लेकिन 10 दिन के बाद पता चला कि गाय ही बेच दी, 20,000 रुपया मिला। तो गाय बेच देने के बाद जो 20,000 रुपया मिला, तो
उससे तो हमारा एसेट्स कम हुआ, जो हमारे एसेट्स में एक गाय भी थी वो कम हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल इन मतलब कैपिटल इनकम होगा। पैसा तो आएगा लेकिन ये कौन सा इनकम है, कैपिटल। मान ले कि हमारा जो गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी है, अब इसको भाड़ा पे चलवा रहे हैं, शाम को कमा के ला के 2,000 रुपया दिया, ये कौन सा इनकम होगा, रेवेन्यू। 10 दिन के बाद गाड़ी ये बेच दिए, कौन, कैपिटल। नहीं समझे। 5 लाख रुपया हम किसी को उधार में दे दिए, 5 लाख रुपया, 5 लाख इतना नहीं, 5,000 रुपया किसी को उधार में दे दिए, 5,000 रुपया किसी को क्या कर दिए, उधार में। तो इससे हमारा एसेट्स कम हुआ है। अच्छा, उधार में दिए है ना, तो ये तो मान लो कि हमारी परिसंपत्ति है ना, मतलब वो जिसके ऊपर है तो हमारा तो एसेट्स है ना। हमारा एसेट्स कैसे कम हुआ, वो किसी को उधार दिए तो कभी आएगा ना, तो वो तो हमारा एसेट्स है। नहीं समझे आप। 5,000 रुपये इनको उधार दिए हैं तो हमारे एसेट्स में कभी नहीं, वो अभी कमी दिख रहा है लेकिन वो तो हमारा एसेट्स है। तो 5 लाख रुपया किसी को उधार, अच्छा ये तो खर्च में चला गया। अच्छा मान लो कि 5,000 रुपया हम किसी से उधार लिए, उधार लिए, तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 5,000 हमको किसी को क्या करना है, पे करने। तो ये हमारा जो इनकम होगा ये कौन सा इनकम कहलाएगा, कैपिटल इनकम। तो सिंपल सा अगर एग्जाम में पूछे कि कौन कैपिटल इनकम है कौन रेवेन्यू इनकम है, सिंपल सा मतलब समझना है कि वैसा इनकम जिससे हमारे एसेट्स में कोई लॉस ना हो और साथ ही साथ लाइबिलिटी में कोई वृद्धि भी ना हो। तो इस प्रकार से जो भी इनकम होगा वो सब कहलाएगा रेवेन्यू इनकम। वैसा इनकम जिससे या तो हमारा एसेट्स कम हो जाए, हमारी परिसंपत्ति कम हो जाए, या फिर हमारा लाइबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल। अब आप अपने से दिमाग से सोच के बताइए कि हमारे लिए कौन सा इनकम बेहतर होगा, रेवेन्यू या कैपिटल। यानी सरकार, अगर हमारा कैपिटल इनकम बढ़ रहा है समझ लीजिए कि लगातार सामान बेच रहे हैं। अगर रेवेन्यू इनकम बढ़ रहा है यानी काम बढ़िया कर रहे हैं, पैसा हमारा ये आ रहा है। तो वैसे ही सरकार के साइड से भी होगा, होगा ना। अगर सरकार का रेवेन्यू इनकम बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया है भाई, सरकार टैक्स वैक्स से पैसा ले रही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सरकार का अगर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो समझ लीजिए सरकार कुछ ना कुछ बेच रही है। जैसे सरकार ने के इस कैपिटल इनकम में देखेंगे कि 16 मतलब 20% या 16 समथिंग परसेंट पैसा कर्ज लेगी, वो सरकार का क्या है, इनकम तो है लेकिन वो क्या है, लाइबिलिटी भी तो बढ़ाएगा। नहीं समझे। तो इस बार की अगर बात करें, इस बार के बजट में, तो आप में तो वो डाटा नहीं दिया है ना, नहीं डाटा नहीं होगा आप में, एक सेकेंड। अच्छा डाटा पीछे दिया है ना आपने, एक डाटा लिखे थे अभी, एक मिनट रुको। एक किसी का लिखा हुआ पेज मिल गया क्या, इस पे कुछ काट कुट किए थे, किसी कोई नहीं मिल गया ना, उसका डाटा ही कट, एक मिनट रुको। बोर्ड पे देखिए, ये वाला स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्व इनकम और ये हो गया आपका पूंजीगत आय। ये दो बात समझ रहे हैं, आपकी कॉपी में बाद में फिल करना, अभी नहीं, नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब होगा। अब बोले कि ये सरकार का जितना इनकम है, इनकम टोटल एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि टोटल एग्जैक्ट इनकम सरकार का है, यहाँ पे लिखते हैं सरकार का बजट का इस बार का आपका पॉइंट नंबर 8 पे दिया गया है 53,47,315 करोड़। ठीक है, ये सरकार का टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर है। कोई दिक्कत परेशानी, इसको शॉर्टकट में आगे आपको मिल जाएगा 53.47 लाख करोड़ रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोर्ड पे देखो। अब इस पूरे को मान लिया गया 100% या 100 पैसा, आप जो भी मान लीजिए, तो 100 पैसा आया और 100 पैसा गया। अब इसमें से नीचे पहुंच रहे हैं, राजस्व इनकम कितना है और कैपिटल इनकम कितना है, तो इसमें सब नीचे जाएंगे तो इसमें डाटा में मिलेगा कि लगभग नहीं 74%, कितना भाई, 74, ये लगभग 74 पैसा आपका है रेवेन्यू इनकम। कोई दिक्कत,
बच गया कितना, 26। तो 26 हो गया आपका क्या, कैपिटल इनकम। 26 पैसा कैपिटल इनकम। अभी बोले कि रेवेन्यू इनकम सही है कि कैपिटल रेवेन्यू, यानी सरकार का जैसे जैसे कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, समझ लीजिए या तो एसेट बिक रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रहा है, दो में से एक काम हो रहा है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना रेवेन्यू इनकम ज्यादा से ज्यादा क्या करे, जनरेट करे। हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फी का पैसा आए तो ठीक है, ठीक है, बेंच और टेबल बेच के पैसा आए तो वो क्या है, खराब है। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं तो कुछ दिन के बाद पूरा एसेट्स खाली हो जाएगा। कर्ज से भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो लाइबिलिटी बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, अब रेवेन्यू इनकम के भी दो पार्ट है। रेवेन्यू इनकम हमारा टोटल कितना है, 74। कोई दिक्कत परेशानी। अब रेवेन्यू इनकम के भी दो पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट है कर, टैक्स से पैसा, जो सरकार का इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। कितना, कौन सा पैसा भाई, टैक्स। और दूसरा है नॉन टैक्स, कुछ पैसा ऐसा है जो सरकार को टैक्स से नहीं मिलता है, किसी और माध्यम से मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी। मतलब ये जितना इनकम है, इससे सरकार के न तो परिसंपत्ति का लॉस होगा और न ही लाइबिलिटी में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये दो प्रकार से, एक टैक्स से इनकम है और एक नॉन टैक्स से इनकम है। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब कर राजस्व प्राप्तियां, अब इसमें से कर राजस्व प्राप्तियां टोटल गवर्नमेंट का है 64 रुपया, 64 पैसा इसमें से टैक्स से पैसा आएगा, टैक्स से। तो 74 में से 64 कितना आ जाएगा, टैक्स से। बच गया कितना, 10। तो 10 पैसा कहां से आएगा, गैर टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहां तक कोई दिक्कत, यानी सरकार का पूरा 100 पैसा में से अकेले 64 पैसा कहां से आ रहा है, टैक्स से। यानी सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है कहां से, टैक्स से। तभी तो सरकार अपना खर्च करेगी ना, तभी समझिए। तो इतना हो गया टैक्स से। अब ये टैक्स में भी अलग है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कारापात और काराघात दोनों एक ही जगह होगा, नहीं समझे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, कारापात कहीं और होगा, काराघात कहीं और होगा, ठीक है, लगाया किसी और पे जाएगा, वसूला किसी और से जाएगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर दे तो आप ही रहे हैं, लेकिन अलग माध्यम से दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा इनकम 12 लाख से अधिक है, तो हमको देना है इनकम टैक्स। सरकार हम पे लगा देगी इनकम टैक्स, जो भी सेलिब्रेट के अंतर्गत आएंगे, जो भी इनकम टैक्स का पैसा बनेगा वो सरकार के खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा, बीच में कोई नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी। इनकम टैक्स का अपना ITR रिटर्न फाइल करेंगे, उसके हिसाब से जो भी हमारा टैक्स बनेगा वो हम सरकार को जमा करें। ये कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत परेशानी। मान लीजिए कोई हमारी एक कंपनी है, कंपनी का साल भर चली, साल भर के बाद एक शुद्ध मुनाफा हुआ, मुनाफे पे सरकार टैक्स लगाएगी, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। वो टैक्स का पैसा सरकार को देंगे, वो भी कौन सा हुआ, कंपनी के शुद्ध मुनाफा पे लगा हुआ है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। बाजार कोलकाता में जाएंगे, एगो शर्ट खरीदेंगे, शर्ट खरीदेंगे 500 रुपये का, 500 रुपये का शर्ट में लिखा होगा कि 5% GST है, सॉरी CGST है, 5% SGST है। तो वो सरकार से जब उसकी फैक्ट्री से निकला होगा तभी सरकार को वो GST पे करेगा। तो सरकार लगाई है कंपनी पे, लेकिन कंपनी चूंकि बेच रही है हमसे, तो हम देंगे कंपनी को, कंपनी पे कर दी सरकार को। तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। तो डायरेक्ट टैक्स में एक है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और भी बहुत सारा है जो मेजर है, वही यहाँ पे मेंशन है। हालांकि बजट में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। सरकार को इनकम टैक्स से इस बार पैसा आएगा, इस 64 पैसा में से, मतलब कर राजस्व प्राप्तियों में से, इसमें से इनकम टैक्स से आएगा 21 पैसा। कोई दिक्कत परेशानी, यानी ठीक ठाक राशि है भाई। बजट का 1/5, मतलब ये पूरा 100 है ना, तो 100 का 1/5 तो अकेले कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स से। उसके बाद से बाकी 18 पैसा आएगा कॉर्पोरेट टैक्स से, निगम कर से। यहां तो कोई दिक्कत बोलो ना जी इसमें। फिर नीचे जाओगे तो एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आएगा GST से, 15 पैसा GST से, ठीक है। उसके बाद से उत्पाद शुल्क से आएगा 6 पैसा, और उसके बाद से सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी से आएगा 4 पैसा।
बोर्ड पे समझिए। आगे जब डिटेल इकोनॉमिक्स के क्लास ये सब समझेंगे, टैक्स वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें आएंगी। आगे मंथली मैगजीन आएगा, उसमें जो आपका मान लो कि अभी नियरेस्ट एग्जाम है तो मंथली एग्जाम में मंथली जो न्यू आता है आपका ये मैगजीन, उसमें पूरा डिटेल्स में देता है, पूछता है ना सरकार को कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू है, कौन सा सेक्टर से ज़्यादा कम एक्सपेंडिचर, ये सब एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स है। उत्पाद शुल्क क्या होता है? जो भी वस्तु का उत्पादन होता है उस पर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उत्पाद शुल्क। इसी के स्थान पे जीएसटी आया हुआ है। इन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे उत्पाद शुल्क अभी लगता है, जैसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो वो जीएसटी से बाहर है, तो यहां से सरकार को 6 पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। वैसे ही कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क, सीमा शुल्क तो ये कितना है? 4 पैसा। सीमा शुल्क यानी अमेरिका से कोई भी वस्तु भारत आएगा, सरकार जैसे भारत के बॉर्डर में इंटर करेगा वहां पे लग जाएगा कस्टम ड्यूटी। यूरोप से कोई भी सामान आएगा जैसे भारत में आएगा, कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज भारत में आकर बिक रहा है या भारत से बाहर जाके बिक रहा है तो सरकार जो भी टैक्स लेती है उसी को बोलते हैं सीमा शुल्क, उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, जैसे अभी देखे कि पूरा यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। फिर डब्ल्यूटीओ के अपने नियम कानून है, जिस अब अपने मन मर्जी से उतना टैक्स नहीं लगा सकते, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इधर कुछ ज्यादा ही लगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से ये हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है तो वो अलग वो मैटर है। ठीक है, तो यहां से आएगा कितना? 4 पैसा। कोई दिक्कत? अब ये 4 पैसा का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो कहां से निकल जाएगा? टोटल हमारा इनकम कितना है? 53 लाख करोड़। 53 लाख करोड़ का 4 पैसा 4% निकाल दीजिए, जितना हो जाएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या? सीमा शुल्क। आपको घर पे जाकर निकालना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सारा अभी निकाल के सरकार दी है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कौन सा? इनकम, टैक्स से इनकम। अब रेवेन्यू इनकम का ही एक पार्ट है गैर टैक्स, कुछ ऐसा जो टैक्स से नहीं मिलता है, जैसे सरकार का जो भी कंपनी चल रही है, सरकारी उद्यमों से प्राप्त लाभांश, सरकार के जो भी कोल इंडिया लिमिटेड या बाकी जितने सारे इंडस्ट्री है सरकार की, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, नवरत्ना कंपनी, भारत रत्ना सॉरी मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, नाम सुने हैं? तो ये सरकार की जितनी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का जो पैसा सरकार को मिलता है वही तो सरकार का इनकम है, नहीं समझे? वो भी सरकार का इनकम है ना। तो ये कहलाएगा सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त लाभांश। अभी टोटल इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, 10% में ये सारा है। मान लीजिए सरकार किसी को ऋण दी है, उधार, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को मान लो कि 5,000 करोड़ रुपया ऋण दी है, कर्ज, तो सरकार ब्याज देगी ना। बांग्लादेश को कुछ रुपया कर्ज दिलाया है तो वहां की सरकार ब्याज देगी ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से भी जो पैसा प्राप्त होगा वो सरकार का इनकम है। बोलो ना जी, कौन सा प्रकार का इनकम है? रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि इससे सरकार का एसेट्स लॉस हो रहा है? नहीं। लायबिलिटी बढ़ रहा है? नहीं। तो रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू इनकम में भी क्या ये टैक्स से आ रहा है? नहीं। तो ये गैर टैक्स में है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही वित्तीय सेवा, आप सरकार का कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं या कोई और सर्विसेज लेते हैं, मान लीजिए आधार कार्ड में आपका नंबर चेंज करवाना है, कुछ पैसा देंगे ना? बोलो ना जी। यूपीएससी का फॉर्म बोलेंगे 100 रुपया देंगे ना। मान लीजिए चालान कट गया, 100 रुपया देंगे। तो जो भी पैसा इस प्रकार से वित्तीय सर्विसेज, उसके माध्यम से जो पैसा, वो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इससे सरकार का एसेट्स जा रहा है? नहीं। लायबिलिटी बढ़ रहा है? नहीं। टैक्स का पैसा है नहीं, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के शुल्क सरकार जो चार्ज वगैरह लगा देती है, वो अनुदान प्राप्त राशियां। सरकार कर्ज नहीं, कर्ज अलग चीज है, अनुदान अलग चीज है। ठीक है, कर्ज किसी से 5 लाख रुपया लाए, वो हो गया कर्ज। अनुदान मतलब कि अच्छा बहुत स्थिति खराब है, 10 चल ले जाइए, थोड़ा सा काम चलाइए, तो क्या हो गया? ग्रांट का मतलब 5,000 रुपये वो आपको वापस नहीं करना है, ऐसे ही मुफ्त में ले जाइए। 10,000 रुपये खा पी के उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उड़ाने के लिए कोई नहीं देगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रांट का पैसा कहलाता है, ग्रांट का, अनुदान का पैसा उसको बोलते हैं। तो भारत सरकार को भी बहुत सारे पैसा अनुदान में, ग्रांट्स में मिलते हैं। विश्व बैंक वगैरह जो है वो सब संस्थाएं देती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये भी, इससे हमारा ऊपर लाइबिलिटी बढ़ा है? नहीं। हमारा एसेट्स कम हुआ है? नहीं। तो ये भी रेवेन्यू इनकम है, चूंकि टैक्स का नहीं है इसलिए नॉन टैक्स में। ये सब मिला के आएगा सरकार के पास कितना पैसा? 10 पैसा। 10 पैसा। ठीक है, तो 10 इधर, 64 इधर, टोटल कितना? 74। कितना आ जाएगा? रेवेन्यू इनकम हमारा आ जाएगा 74। आइए अब कैपिटल इनकम। सरकार का कौन सा इनकम बढ़िया है? रेवेन्यू। लेकिन सरकार यहाँ पे 26 पैसा लेगी कैपिटल इनकम। अब इसके भी 2 पार्ट है, एक कर्ज से आए और एक गैर कर्ज से आए। मतलब जो कर्ज लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका ब्याज देना पड़ेगा।
अगर ग्रांट रहता तो इधर चढ़ा देते। एक कर्ज से है और एक गैर कर्ज से। कर्ज के भी दो स्रोत हैं। आप घरेलू मार्केट से आप कर्ज ले लीजिए, आरबीआई से ले लीजिए, फिर बैंक से ले लीजिए, या फिर ओपन मार्केट से कुछ पैसा आप बोरो कर लीजिए, फिर एलआईसी का पैसा वहाँ से जो ले लीजिए। ठीक है, मतलब एलआईसी में जो लोग पैसा उससे जमा करते हैं, ठीक है, तो एलआईसी से सरकार बोलेगी कि वहाँ से इतना पैसा निकाल लेते हैं, बाद में उसको पे करेंगे, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर पैसा सरकार जो कर्ज में लेती है वो अब सामान्यतः अपने लोकल मार्केट से ही लेती है, क्योंकि बाहर से लेंगे डॉलर वगैरह का वो पूरा अलग झमेला है, वहां से ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सर तो सरकार के हाथ में सारा कुछ है, तो नोटें छपवा लेती जितना कम पड़ा है क्या, तो उससे इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगा, यानी मार्केट में पैसा ही पैसा होगा और सामान का उतना उत्पादन हुआ ही नहीं, तो फिर इन्फ्लेशन वो दूसरा झोल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। विदेशी कुछ संस्थाएं हैं जहां से भी सरकार लोन लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट, एनडीबी, ऐसे करके कुछ संस्थाएं हैं जहां से सरकार लोन लेती है। अब देखो कर्ज से ये कितना है टोटल, 26 पैसा। 26 पैसा में से 24 पैसा सरकार कर्ज से लेगी, 24 पैसा कर्ज से। 53 लाख करोड़ सरकार का जो इनकम है उसमें तो 16 लाख करोड़ रुपया सरकार कर्ज से लाएगी, कर्ज से। सरकार को अपना इनकम नहीं है। ठीक है, बच गया कितना, 2, ये 2% हो गया इसका गैर कर्ज। गैर कर्ज के अंतर्गत मतलब ये भी ठीक है, ठीक है भी नहीं, कैपिटल इनकम कुछ भी है वो सब या तो एसेट्स कम करेगा या लाइबिलिटी बढ़ाएगा, तो ये सब लाइबिलिटी बढ़ाएगा, सब कर्ज है, और ये एसेट्स कम करेगा। सरकार का विनिवेश से प्राप्त आय, सरकार ने एस्टिमेट विनिवेश, हाँ ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। सरकार ने अनुमान लगाया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट से 80,000 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना भाई, 80,000। विनिवेश मतलब कंपनी में कोई पैसा लगा रहे हैं तो हो गया निवेश, पैसा वहां से अपना निकाल लिए तो क्या कहलाएगा, विनिवेश। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो सरकार के पास जितनी सारी कंपनियां हैं वहां से अपने कुछ एसेट्स या कुछ अपने हिस्सेदारी को सरकार क्या करेगी, बेच देगी। नहीं समझे, मान लो कि एक एलआईसी कंपनी है जहां पे 100% पैसा सरकार का लगा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी, 100%। अब ये 100% मान लो कि टोटल 10 लाख करोड़ रुपया एलआईसी का पूरा मार्केट वैल्यू है। अब सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, नहीं 2 लाख रुपए की क्या है जरूरत है, तो अपनी इसी में से 10 लाख करोड़ में से 2 लाख का हिस्सेदारी क्या कर देगी, बेच देगी। कितना परसेंट बेचना पड़ेगा, 20%। तो पहले 100% सरकार के हाथ में था, अब सरकार के हाथ में 80%, 20% प्राइवेट के हाथ में चला गया। तो ये 20 लाख रुपए का हिस्सेदारी 2 लाख करोड़ रुपया सरकार को मिल गया, अब 20% अपनी हिस्सेदारी बेच दी। नहीं समझे, तो ये उसको बोलते हैं विनिवेश। सरकार की कोई कंपनी है, वो कंपनी ही सरकार ने ठीक से नहीं चल रहा, चलो ठीक है इसको बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विनिवेश। काम खत्म, वो चला जाएगा प्राइवेट के हाथ में। जितना पैसा बेचेंगे वो सरकार का इनकम होगा ना। जो इनकम होगा वो कौन सा, रेवेन्यू की कैपिटल, इससे हमारा एसेट्स क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हो जाएगा कैपिटल। उधार नहीं लाए हैं तो गैर कर्ज में चला जाएगा। एक हो गया विनिवेश से आय, दूसरा लोन का मूलधन। लोन का मूलधन मतलब मान लो कि सरकार ने 5 लाख रुपया, 5 लाख करोड़, मान लो कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को लोन में दिया था, कोई दिक्कत, कितना, 10,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को लोन में दिया था। जो ब्याज मिलेगा वो रेवेन्यू इनकम, लेकिन मूलधन ही मिल जाए तो पहले वो सरकार का एसेट्स था, फिर वापस वो मिल गया तो वो किसर चला जाएगा, लोन का मूलधन। तो ये कहला जाएगा गैर का। सरकार का इनकम तो है लेकिन ये कैपिटल इनकम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि सरकार का मूलधन यहाँ पे प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, तो ब्याज मिलेगा, रेवेन्यू में चला जाएगा, मूलधन किसी को दिए हैं वही वापस आ जाए तो ये चला जाएगा इसमें। टोटल 2 ही पैसा इधर से आएगा, जिसमें 80,000 करोड़ तो यही है विनिवेश वाला, बाकी थोड़ा बहुत ये है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा है 24 पैसा, जो थोड़ा सा हैरान करने वाला, क्योंकि इतना सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, सरकार के ऊपर नहीं, देश की जनता के ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा थोड़े रहेंगी भाई, वो तो पूरा देश के ऊपर कर्ज है ना। पूरा आपका ब्याज जाएगा तो क्या मोदी जी के घर से पैसा थोड़े ना ब्याज में जा रहा है, सरकार का किसी का थोड़े ना पैसा जा रहा है। उस सरकार का जो इनकम है, जो टैक्स वगैरह का पैसा लिए, उसी में से तो सरकार ब्याज दे रही है। कोई अपना पॉलिटिकल पार्टी अपना घर बेच के थोड़े देगा, बोलो ना जी इसमें। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये हो गया सब इनकम साइड।
इनकम साइड समझ गए, ये सब लास्ट में फिल करिएगा। ये हो गया इनकम साइड। अब आते हैं ये 53 लाख करोड़ रुपए कहाँ से कमा, मतलब एस्टिमेट लगा लिए कि 53 लाख करोड़ रुपए यहां से आएगा। अब ये 53 लाख करोड़ रुपए कहां पे खर्च होगा, इसको बोलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर या इसको बोलेंगे सार्वजनिक व्यय। कितना पैसा भाई, 100 पैसा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इसमें से जो खर्च है, खर्च, अब खर्च में भी दो प्रकार के खर्च हैं आपके इसमें भी दिया हुआ है, दो प्रकार के खर्च। वापस से लाइबिलिटी और एसेट्स पे आते हैं खर्च निकालने के लिए। तो अब देख रहे हैं हम खर्च में कौन रेवेन्यू खर्च है और कौन कैपिटल खर्च है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में अब देख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड इस देखिए इसमें रेवेन्यू खर्च में लिखा हुआ है कि सरकार का वैसा खर्च, बोर्ड पर देखो इधर, उसको मत देखो, सरकार का वैसा खर्च जिससे एसेट्स में कोई वृद्धि नहीं होगा, एसेट्स में कोई वृद्धि नहीं हो, न वृद्धि न होगा, एसेट्स में कोई वृद्धि न हो, और साथ ही साथ लाइबिलिटी में कोई कमी भी नहीं होगा, लाइबिलिटी में कमी भी न होगा। नहीं समझे? मतलब सरकार का वैसा खर्च जिससे न तो एसेट बढ़ेगा और न ही लाइबिलिटी कम होगा। एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, खर्चा। मान लीजिए कि 500 रुपये हमारे पास जो संपत्ति था, इनकम जो आया, उसमें से 500 रुपये पेट्रोल जला के गाड़ी घुमा के उड़ा दिए, कोई दिक्कत? खर्च हुआ ना 500 रुपया। तो ये 500 रुपये जो तेल में खर्च हुआ है, उससे हमारा कोई एसेट बढ़ा है, वृद्धि हुआ एसेट्स में? कुछ नहीं भाई, तो धुआं धुआं हो गया। ठीक है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ाए हैं, एसेट्स तो नहीं बढ़ाए। एसेट्स नहीं बढ़ा, क्या इससे हमारी लाइबिलिटी कम हुआ है? नहीं भाई, लाइबिलिटी तो ये 500 रुपये अगर लोन चुकाने में दे दिए होते तो अलग बात होती, लेकिन लोन चुकाने में तो दिए नहीं, तो लाइबिलिटी पहले से जितना है वही है। तो ये कौन सा खर्च कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? लेकिन इसी 500 रुपया का कुर्सी खरीद के हम लाएं, कुर्सी खरीद के वो लाएं, तब कैसे? कैपिटल अब एक्सपेंडिचर बताइए कौन सा हो गया? रेवेन्यू इनकम, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा खर्च जिससे एसेट में या तो वृद्धि हो, एसेट में क्या हो, या तो बोल रहे हैं दोनों में से एक ही कोई होगा, या तो क्या हो, वृद्धि हो, या फिर लाइबिलिटी में क्या हो, कमी हो, लाइबिलिटी में या तो कमी हो। इसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझे? मान लो कि 500 रुपए का तेल का खर्च नहीं किए, 500 रुपए के कुर्सी खरीद के लाए, कौन सा इनकम का लाएगा? एसेट्स हमारा बढ़ा ना 500 रुपए का, बोलो ना जी इसमें। तो 500 रुपए का एसेट्स बढ़ा, तो ये कौन सा इनकम कहलाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? ठीक है, मान लो कि प्रचार प्रसार करने के लिए 10,000 रुपया खर्च कर दिए, खर्च है 10,000 रुपया प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च हो गया, ये कौन सा खर्च कहलाएगा? रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू, क्योंकि उससे हमारा एसेट्स कोई बढ़ा है नहीं, लाइबिलिटी कम हुआ है नहीं। 10,000 रुपया मान लो कि बोर्ड हमने लोन पे लिया था, तो 10,000 रुपये लोन चुकाने में खर्च कर दिया, ये कौन सा? कैपिटल। किससे हमारे लाइबिलिटी का हुआ है, कम हुआ है लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? तो बस इस फॉर्मूला को पकड़ के रखना है, उस समय रटने से नहीं होगा कि कौन सा रेवेन्यू में आएगा कौन सा कैपिटल में आएगा। ये बस समझ में रखना है कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो किससे आ रहा है, क्या उससे हमारे एसेट्स में वृद्धि हो रही है तो नहीं हो रही है, उससे हमारी लाइबिलिटी में कमी हो रही है तो नहीं हो रही। तो ये कौन सा इनकम हो जाए, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। जो पैसा हमने खर्च किया है, क्या उससे हमारी कोई संपत्ति बढ़ रही है तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ठीक है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो कम हो रही है, ठीक है, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। सिंपल सा है। गवर्नमेंट के साइड, अच्छा गवर्नमेंट के साइड से भी ऐसा ही होगा। मान लो कि सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है, सब्सिडी का पैसा, मान लो कि राशन 2 रुपये किलो आपको चावल गेहूँ मिलता है, फ्री मिलता है सर, 2 रुपये नहीं लग रहा है तो फ्री मिलता है। सरकार तो ऐसा नहीं कि सरकार का बड़ा बड़ा प्लॉट है, वहां से वो गेहूँ चावल का उत्पादन किया और सरकार, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार खरीदी होगी 30-40 रुपये 35 रुपये केजी, उसका सारा पैसा सरकार लगाई होगी, फिर फ्री में दे रही है। ये सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल? रेवेन्यू। क्या इससे सरकार का कोई एसेट्स बना है? नहीं। लाइबिलिटी कम हुआ है? नहीं। कौन सा? रेवेन्यू। मान लो कि 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में, अब 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार मान लो कि एक 10 गो फाइटर जेट खरीद के लाती,
10 गो फाइटर जेट खरीद के लाती, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो? पैसा तो खर्च हुआ, तो सरकार का एसेट्स क्या हुआ? बढ़ा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? बोलो रंजी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है, 10 गो स्कूल बनवा दे, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनकम के साइड से कौन बेहतर था, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर के साइड से कौन सा एक्सपेंडिचर सही है? कैपिटल, क्योंकि उससे या तो हमारा लाइबिलिटी कम होगा, नहीं तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार के साथ ऐसा नहीं है। सरकार का जो 53 लाख करोड़ रुपया है, 53 लाख करोड़ में से यहां पे आ गए व्यय 100 पैसा। अब यहां पे ये डाटा 12 12.2 लाख करोड़ रुपया हमारा पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ज्यादा से ज्यादा 41 दशमलव लगभग 25 लाख करोड़ रुपया हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंड। आगे लिखना है जी, अभी मत लिखो, कोई दिक्कत? तो कौन ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा क्या है? लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। बात समझे? परसेंटेज में लायक जाएंगे तो लगभग 75% से अधिक क्या है? राजस्व व्यय है। कैपिटल व्यय बहुत कम है। अब राजस्व व्यय में भी अलग अलग है। ब्याज अदायगी, ब्याज ब्याज, अगर जितना पैसा ब्याज का दे रहा है वो किसी का मूलधन चुका देते तो लाइबिलिटी कम होता, तो किस में चला जाता? कैपिटल। लेकिन नहीं, ब्याज चुकाने में 20 पैसा खर्च हो जाता है भाई, बहुत दुख की बात है। कितना पैसा? 20 पैसा। यानी सरकार का टोटल इनकम का, टोटल एक्सपेंडिचर का 20% तो केवल ब्याज चुकाने में चला जाता है। बहुत कर्ज है, ठीक, आप टेंशन में मत आइए, ठीक है। तो सरकार 20 पैसा इसमें चुकाती है। उसके बाद से नेक्स्ट जाए तो सब्सिडी में 6 पैसा खर्च होता है, जिसमें से सबसे बड़ा सब्सिडी है जो मुफ्त में राशन दिलाता है। उसके बाद से फर्टिलाइजर सब्सिडी है, और भी नीचे एक आध दो है। उसके बाद से हमारा रक्षा एक्सपेंस है, सब्सिडी, सॉरी ये बजा, ये हो गया ब्याज अदायगी 20 पैसा, ये हो गया सब्सिडी 6 पैसा, रक्षा एक्सपेंस है 11 पैसा। रक्षा पे खर्च होगा, सेना उना का सैलरी, वेतन, जहाज वहाज सब खरीदाएगा। बीच में आप सोचेंगे सर ये रेवेन्यू में, मान लीजिए 4 को फाइटर जेट खरीद के आएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि सरकार इसको यहीं रखती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, बाकी पेंशन में भी कुछ पैसा जाएगा, 2 पैसा। सरकार के लोग जो सेवा किए हैं, सरकार उनको पेंशन देती है, तो 2% इधर भी जाएगा। उसके बाद से पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, फला ढिमका, ये सब पे मिला के जाएगा, किधर गया? शिक्षा स्वास्थ्य 7 पैसा। पूरा भारत की शिक्षा व्यवस्था इतना ही पे चल रहा है, सरकार का अदर एक्सपेंडिचर कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब बताओ, 20 पैसा के लिए ब्याज पे, अब पूरा शिक्षा स्वास्थ्य पे इतना, ठीक है। यार आप टेंशन मत आइए। करों में राज्यों का हिस्सा, टैक्स का जो भी पैसा सरकार के पास जाता है, फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ पैसा सभी स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटना होता है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन आया है, उसमें से लगभग, मतलब सरकार का जो भी टैक्स रेवेन्यू है उसका 41% सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका वो अपना हिस्सेदारी है, ठीक है। लेकिन वो सरकार के टोटल बजट का होगा ये लगभग 22 पैसा, 22%। ये समझिए 22%, मतलब ये मतलब पूरे बजट का होगा ये 22%, लेकिन सरकार का जो फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अकॉर्डिंग सभी राज्यों के 41% वो मिलेगा। वो फाइनेंस कमीशन जब देखेंगे, अभी नया रिकमेंडेशन भी आया वो वहां पे। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है, एक होता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ठीक है। एक सेंटर सेक्टर स्कीम कहलाता है, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाता है। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है उसमें 100% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, कोई दिक्कत परेशानी। जो लगभग इस बार खर्च करेगी 17 पैसा के आसपास, 17 पैसा, ठीक है। और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, मतलब वहां पे कुछ पैसा राज्य सरकार का और कुछ पैसा केंद्र सरकार का, दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसको केंद्र प्रायोजित बोलते हैं। ये है लगभग 8 पैसा, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको अलग कलर से लिखे हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये है एक, देखे, केंद्र में राज्यों का हिस्सा, और ये क्या है? राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, ग्रांट का पैसा, दोनों में अलग है। 5 भाई, एक पिता के 3 पुत्र हैं, पैसा का जब बंटवारा हुआ तो मान लो कि 1 लाख रुपया था पिताजी के पास, बंटवारा हुआ कि बराबर बराबर बांटना है, तो 30-30 हजार रुपया बटा गया, कोई दिक्कत परेशानी? बच गया पिताजी के पास 10 हजार।
लगता है कि मझिला वाला का थोड़ा सा स्थिति कमजोर है, उसको 3,000 अधिक देना पड़ेगा, तो 3,000 उस 30,000 रुपया उसका हिस्सा हो गया, और 3,000 जो मिला उसका वो ग्रांट कहलाएगा, अनुदान कहलाएगा, उसको मुफ्त में मिला, उसका वो हिस्सेदारी नहीं है। वैसे ही फाइनेंस कमीशन, जो भी स्टेट थोड़ा सा पिछड़े हैं या फिर उनके लिए कहीं पे बाढ़ वगैरह स्थिति बन गई, तो वो सिफारिश करता है कि पंचायत को या फिर इतने पैसे अनुदान में, ग्रांट में आप क्या कर दीजिए, प्रदान कर दीजिए। तो फाइनेंस कमीशन के सिफारिश पे ही होता है, कोई दिक्कत परेशानी। ये पूरा आपका कहलाएगा कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट इधर जाएंगे तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में एक होगा इन्वेस्टमेंट, सरकार कुछ पैसा क्या करेगी, निवेश करेगी, तो सरकार का क्या होगा, मतलब एसेट्स बढ़ेगा ना, निवेश करेगी, किसी कंपनी में पैसा लगाएगी तो। दूसरा ऋण वितरण, कुछ लोगों को उधार भी देगी। अब आप सोच रहे हैं सर इधर तो खुद इतना पैसा कर्ज में लेकर आ रही है, फिर इधर काहे ऋण दे रही है, वो अलग बात है। आप मान लीजिए कोई 10 लाख रुपया लोन लिया, जो सालाना परसेंटेज अब उसका ब्याज है 12-13%, लेकिन वो गांव में लेकर वही 10 लाख रुपए 5% मंथली ब्याज पे चला रहा है, तो सालाना तो 60% हो गया ना, तो काफी मार्जिन हो गया उसको। तो आप सोच रहे हैं कि लोन लेकर ये क्यों सब उधार में दे रहा है, बात समझ रहे? तो सरकार को समझ लीजिए कुछ वैसा ही, सरकार भले इधर लोन लेती है कि कुछ देशों जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इस टाइप के लोगों को कुछ उधार भी दे देती है, ठीक है। कहने का मतलब इतने भी हम छोटे नहीं है कि हमारे नीचे छोटे नहीं है, ठीक है, दोनों लोगों को कुछ कर्ज वगैरह भी दिला जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ ऋण वगैरह दिला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋण का भुगतान, सरकार जो पहले से कर्ज रखी है उसमें से कुछ पैसा वो मूलधन उसको क्या करेगी, चुका देगी, यानी सरकार के ऊपर लाइबिलिटी में क्या होगा, कमी आएगा, तो ये भी चला जाएगा पूंजीगत व्यय में, कोई दिक्कत परेशानी। ये है इसका पूरा डाटा, इसमें यहाँ पे पूरा इसको दिया हुआ है, ये देखिए सरकार का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, रुपीज कम्स फ्रॉम और रुपीज गोज टू। जैसे ये देखिए रुपया कहाँ से आता है, तो सरकार का बजट जो है 53.47 लाख करोड़, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा जो आएगा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, 24 पैसा केवल कर्ज से आएगा। उसके बाद से दूसरे स्थान पे है इनकम टैक्स 21 पैसा, उसके बाद से कॉरपोरेशन टैक्स 18 पैसा, ठीक है। उसके बाद से फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे है जीएसटी 15 पैसा है, ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6 पैसा है, कस्टम 4 है, सब वहाँ पे लिखे थे हम। नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा उधर लिखे थे, और नॉन डेप्ट कैपिटल मतलब जो उधार नहीं लिया गया है वो है कितना, 2 पैसा, ही तो सब लिखे थे इधर। रुपया कहाँ जाता है, ये 2025 का है और ये 2026 का है, तो सबसे ज़्यादा आपको खर्च मिल जाएगा आपको स्टेट में, केंद्र में जो शेयर टैक्सेस मतलब टैक्स में जो शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट 22 पैसा। उसके बाद से दूसरे स्थान पे आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसा यानी 20%, ठीक है। डिफेंस में 11। उसके बाद से यहाँ पे देखो फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर मतलब ग्रांट्स वगैरह हो गया, कितना हो गया 7 पैसा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लगता है 8 पैसा। फिर इधर जाओगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम कितना है 17 पैसा, ठीक है। फिर इधर मेजर सब्सिडी, ठीक है, बड़ा बड़ा जो सब्सिडी है 6 पैसा। अदर एक्सपेंडिचर और पेंशन 2 पैसा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है ये सारा दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जी। नेक्स्ट अब कुछ घाटा देखना है, घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब समझना है, ठीक है। ये वाले स्लाइड पे जाइए, ये वाले स्लाइड पे। अब एग्जैक्ट फिगर पे बात, स्लाइड पे नहीं मतलब अपने पेज पे। निकल गया? निकल गया? 1 मिनट 2 मिनट देखिए, उसमें राजस्व आय राजस्व व्यय सब दिख रहा है। पेज पे ये टेलीग्राम पे कल डाले थे एक पीडीएफ, बजट एट ए ग्लांस करके वो पीडीएफ था, ये वाला बजट साल 2026-27। देखे हो कि नहीं खोल के?
नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पे देखो इधर, ये पूरा बजट का सार यहाँ पे दिया हुआ है। बजट का डॉक्यूमेंट वो 300-400 पेज का होता है। फाइनेंस और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके साइट पे मिल जाएगा, उसी का ये बजट सार है। ये इधर जाओगे तो फिर इधर यही इसी से ये कॉपी पेस्ट मारा गया। ये पूरा जो पेज आपको दिलाया है पूरा एट ए ग्लांस करके एक ही जगह पे सारा इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। फिर इधर जाओगे, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, इसी को कॉपी पेस्ट था, कॉपी पेस्ट। अब एग्जैक्ट में भी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, इस वाले स्लाइड्स को, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी इसमें सब है। नेक्स्ट, सबसे पहले ऊपर देखो, ये तो चारों समझ गए आप। एक्चुअल क्या होता है, बजट अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट, और ये समझ गए ना, बोलो ना जी इसको। अभी इसको हमको देखना है, बजट 2026-27, इसी को तो देख रहे हैं ना भैया। बजट 2026-27 यहाँ पे है, 2026-27, ठीक है। बोर्ड पर भी देखो, अभी लिखना कुछ नहीं है, बोर्ड पर देखो। ये है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां। दो प्रकार की प्राप्तियां हैं, राजस्व और कैपिटल। तो राजस्व टोटल आ जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्ट फिगर चाहोगे तो 35,33,150 करोड़, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो 35.33 लाख करोड़, ये हो गया रेवेन्यू। यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर पे पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल इनकम। यहाँ पे है कितना, 18,14,165 लाख करोड़। दिख रहा है कि नहीं? इधर देखो पहले, इधर दो दिख गया। अब इसमें भी अदर क्लासिफिकेशन किया गया है कि रेवेन्यू में ही टैक्स से कितना आ जाता है, नॉन टैक्स से कितना आ जाता है, दोनों क्लासिफिकेशन करवाए थे ना। अब टैक्स में भी अगले पेज में आपको मिल जाएगा कि टैक्स में भी जीएसटी से कितना आता है, एग्जैक्ट पैसा पूरा डाटा मिलेगा आपको। इनकम टैक्स से कितना आएगा, जीएसटी से कितना आएगा, कस्टम से कितना आएगा, ये एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। अभी आगे आपको दिखाते हैं वो पीडीएफ में, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए, ठीक है। तो अच्छा, पूंजीगत में ऋण से वसूली, ऋण से वसूली हो जाएगा, मतलब जो मूलधन मिल जाएगा वो लगभग 38,000 करोड़। अन्य प्राप्तियां हो जाएगा, अन्य प्राप्तियां मतलब ये है आपका डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 80,000 करोड़। उधार एवं अन्य देयताएं, मतलब हम उधार, लाइबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, यानी उधार लेंगे हम कितना, 16,95,768 करोड़। इतना लाख करोड़ रुपया पैसा क्या करेगी सरकार, कर्ज लेगी अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका कुल प्राप्तियां, 8 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है कुल प्राप्तियां 1+4। 1 में क्या है, राजस्व प्राप्तियां, 4 में क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। तो 1+4 क्या है, यानी कुल प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, टोटल हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया। बोर्ड पर देखो इधर, ये आपका कैपिटल हो गया और ये आपका रेवेन्यू हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल आ गया। कोई दिक्कत? नो। अब एक्सपेंडिचर पे जाते हैं, कुल व्यय। तो कुल व्यय पे जाने से पहले पॉइंट नंबर राजस्व में व्यय, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर पे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में देखिए 41.25 लाख करोड़, देखा, 41,25,494 करोड़। उसके बाद से 13 पूंजीगत लेखा पर व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12,21,821 करोड़। आज समझ में आ गया? तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा, तो 9 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है, 9 नंबर पॉइंट पे टोटल व्यय दिया हुआ है, 10 + 13। तो 10 है हमारा क्या, राजस्व व्यय, और 13 है, तो यहां पे लिख दें, एक है राजस्व व्यय और दूसरा है कैपिटल व्यय। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, सेम 315 लाख करोड़। कितना समझ गए, बोलो ना जी इसमें। तो सरकार ने तो इस तरह से आपको दिखा दिया, ये ठीक है, हमारा बजट जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये जबरदस्ती का मतलब क्या किया गया है, बैलेंस्ड किया गया। बैलेंस था नहीं, क्योंकि इसमें 16 लाख करोड़ रुपया कहां से आया है, कर्ज से। तो वो तो हमारा सब चला जाएगा घाटा में। तब अलग अलग प्रकार के घाटा देखेंगे, 4 प्रकार का घाटा है। पहले सबसे आसान, बोर्ड पे देखो इधर, सबसे आसान समझना है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जितना हमारा राजस्व इनकम माइनस राजस्व व्यय माइनस राजस्व इनकम, जो भी बच जाएगा वो कहला जाएगा हमारा राजस्व घाटा। नहीं समझे, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। घाटा ऐसा नहीं, व्यय माइनस से क्या करेंगे, आय। अब ये फ्लो चार्ट पीछे वाला देखो, पीछे वाला पेज पलटो, पीछे वाला। एक तरफ राजस्व प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां में देखो राजस्व प्राप्तियां, अब व्यय में देखो राजस्व व्यय, दोनों मिला।
तो राजस्व व्यय जितना है उसमें से प्राप्तियां घटा देंगे तो घाटा नहीं निकल जाएगा? बोलो ना जी सुनो। तो वही इस स्लाइड पे घटा के आपको दिखाया हुआ है। इस पे देखो, पेज पलट के, अब इस पे इधर देखो, राजस्व घाटा, इधर बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे राजस्व घाटा, ये दिख रहा है दूर से? नहीं दिख रहा है तो बाद में अपने पेज में देख लेना। राजस्व घाटा यहाँ पे दिख रहा है, क्या कर रहा है? 10-1, 10 ढूंढो कहाँ पे? 10 क्या है भाई? राजस्व व्यय है 10, बोलो ना जी सुनो। और एक क्या है? राजस्व प्राप्तियां, यही है ना, 10-1। तो दोनों को घटा देंगे, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट 10-1, ये घटाने पर आएगा 5,92,344। इतना हमारा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा है, जो हमारे टोटल जीडीपी का, ये जो ब्रैकेट में दिया 1.5%, ये हमारे टोटल जीडीपी का 1.5% है। कोई दिक्कत परेशानी? आपके एग्जामिनेशन जो हाल फिलहाल में होगा वहां पे यही पूछेगा कि हमारा टोटल रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का कितना है। इतना बात समझ गए? बोलो ना जी यस नो। राजस्व घाटा समझने में किसी को दिक्कत? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, एक तरफ व्यय है एक तरफ आय है, काम खत्म। कोई दिक्कत परेशानी? बुझाया? नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे नीचे देखिए, एक है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, इसको कैसे समझना है? बोर्ड पे देखो, राजस्व घाटा समझ गए। अब भारत सरकार थोड़ा सा मतलब ज्यादा घाटा ना दिखे इसके लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो घाटा ज्यादा दिखेगा तो फिर सरकार पे थोड़ा सा ये लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने दूसरा व्यवस्था बोला, सोचा, इधर इस वाले स्लाइड पे देखो, सरकार ने बोला कि अच्छा ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में से तो इनकम घटाए थे तभी ना हमारा राजस्व। इन सरकार ने बोला कि ठीक है यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और घाटा निकालिए, प्रभावी राजस्व, एग्जैक्ट कितना हमारा राजस्व घाटा जा रहा है। तो सरकार ने बोला कि हम जो ग्रांट का पैसा सभी राज्यों को दे रहे हैं, अनुदान का पैसा, ये सारा राज्य सरकार ले जाकर अपने यहाँ तो रोड, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये तो सब बनवा रहे हैं इससे, बोलो ना जी इसमें। मान लीजिए नीतीश कुमार को पैसा मिला, नीतीश कुमार ने पंचायतों में बोले कि सभी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनेगा, तो बिल्डिंग बना ना, सरकार के एसेट्स में क्या हुआ? वृद्धि। तो सरकार ने बोला कि जितना सारा ये ग्रांट का पैसा है, अनुदान का, ये सारा पैसा तो हमारा दिख रहा है कैपिटल जैसा, लेकिन लिखे हम रेवेन्यू जैसा, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए इसको माइनस कर दीजिए, तब हमारा एग्जैक्ट राजस्व घाटा निकलेगा, एग्जैक्ट। तो उसी को बोल देते हैं हम प्रभावी राजस्व घाटा। तो कुछ नहीं है, ये पूरा घाटा निकाल दीजिए, उसमें से ये राज्यों को दिया गया ग्रांट माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। नहीं समझे? बोलो राजेश सुनो। ये सब एक्सपेंडिचर है, इसी एक्सपेंडिचर में से इनकम ये वाला घटाए थे ना, तभी तो राजस्व घाटा निकला था। लेकिन अभी बोले कि राजस्व एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एसेट्स न तो कोई बढ़ता है न तो लायबिलिटी में कोई कमी आती है। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि जितने राज्यों को हम ग्रांट या अनुदान का पैसा देते हैं, ये सभी राज्य सरकार अपने यहाँ ले जाकर रोड बनवाती है, स्कूल बनवाती है, अस्पताल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करती है, अलग अलग काम करती है। तो इससे तो रेवेन्यू, हमारा एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको यहाँ पे रेवेन्यू रेसिप्ट से हटाकर एक और डाटा बनाइए, प्रभावी राजस्व घाटा, एग्जैक्ट हमारा राजस्व घाटा कितना है ये बनाइए। तो इसलिए इसको क्या कर देती है सरकार? माइनस कर देती है। तो जितना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। बुझाया? बहुत बड़ी बात समझ रहे हो? समझ जाओ, थोड़ा रोटी कपड़ा मकान से ऊपर सोचना, तब सारी बातें समझ में आएगी। और ऑफलाइन बैठ के यहाँ पे गोपालगंज में आप इतना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, नहीं तो ये डाटा सब समझने के लिए तुम यूट्यूब का कोई भी वीडियो उठाकर देखो, दिमाग का दही ना बन जाए तो फिर कहा समझे में नहीं कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और कैपिटल कहाँ से आ रहा है, एसेट्स किधर जा रहा है, लायबिलिटी किधर जा रहा है, बीच में मामला सारा फंस जाएगा। बाद में कॉपी किताब सब बंद करके कहोगे चलो कल पढ़ेंगे बजट, आज नहीं समझ में आ रहा है। सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, वैसे ही करते करते बजट नहीं पढ़ो, ठीक है। तो सब एक जगह ये सब अब कंपाइल मिल रहा है आपको, जहाँ पे बेसिक के साथ साथ करंट जो अपडेट है वो भी आप समझ रहे हो, ठीक है। हालांकि वो इकोनॉमिक्स के बेसिक क्लास में ये सब बारी बारी से आता है, और पूरा जितना बात आपको समझा रहे हैं लगभग 10-12 क्लास का पूरा पार्ट है, 12-14 घंटा पूरा लगेगा इसको लिखा के पढ़ा के सारा एक एक चीज समझाने में। अब उस सारे को हमको 1.5-2 घंटा में समेटना है,
और उस सारे बातों को 10 घंटा काम आपको 1.5-2 घंटा में आपको भी समझना है, तो थोड़ा सा कष्टदायी होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बोर्ड पे देखो, प्रभावी राजस्व घाटा यहाँ पे डिफिनेशन में दिया है 15 माइनस क्या करना है 12, तो ढूंढो 15 कहाँ है। राजस्व घाटा तो बगल में ही दिख रहा है 15, अब 12 यहाँ पे है। पूंजीगत अस्थियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान लिखा है, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट्स, वही है राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। ये दिलाया है टोटल 4,92,702 करोड़ रुपया। तभी इतना से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो यानी एक बात तो श्योर है कि ये डाटा कभी भी कम ही आएगा, राजस्व घाटा से प्रभावी राजस्व घाटा हमेशा कम आएगा। एग्जाम में ऐसे भी लॉजिक लगाया जाता है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये कम है ये ज्यादा है, ऐसे भी दिमाग करता है। ये हो गया आपका राजस्व घाटा, ये हो गया प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा हमारा था 5,92,344 करोड़, जबकि प्रभावी राजस्व घाटा मात्र है कितना 99,642 करोड़, मात्र नहीं है तब भी 99,000 करोड़ है, ठीक है। जो हमारे टोटल जीडीपी का कितना है 0.3% है, नहीं अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ये सब क्या है बजट एस्टिमेट है कि हमारा इतना रेवेन्यू डेफिसिट होगा, इतना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा, यह भी अनुमान लगाया गया है। बात समझ में आ गया, दो समझ गए, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक। नेक्स्ट एक है पहले समझो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा का थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। राजकोषीय घाटा का डेफिनेशन फिजिकल डेफिसिट इसको बोलते हैं, यही सबसे बड़ा है और हमेशा यही चर्चा में रहता है। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए पहले कुल एक्सपेंडिचर पे बात करो कि हमारा टोटल व्यय कितना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जैसो। तो टोटल व्यय हमारा कितना है? टोटल व्यय में क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा कैपिटल, दोनों को जोड़ेंगे ना 53.47 लाख करोड़, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। माइनस माइनस इधर देखो लिखा हुआ है, उधार एवं ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां जो हमारा हुआ है, यानी रेवेन्यू और कैपिटल जो भी हमारा है, उसमें से उधार एवं ऋण को छोड़ देंगे, तब मतलब टोटल व्यय उसमें से घटा देना है जितना कर्ज से आय लिया गया है, बस इतना समझिए। उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा। कहने का मतलब डेफिनेशन इसका ऐसे भी बनता है, कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल आय उधार एवं ऋण को छोड़कर, ये ब्रैकेट है, कुल आय ले लीजिए उसमें से उधार एवं ऋण को छोड़ दीजिए, तब जो बनेगा वो राजकोषीय घाटा। कुल मिलाकर कहने का ये निष्कर्ष है कि जो भी हमारा राजकोषीय घाटा है वो सब हमारा क्या है, उधार एवं ऋण है। तो जितना राजकोषीय घाटा आ रहा है समझ लीजिए वो सब क्या है, कर्जा है, कर्जा है। नहीं समझे? बोर्ड पर देखो, इस वाले स्लाइड पे आओ, ये वाला समझ में आ रहा है? बोलो ना जी। तो क्या निकालना हमको, राजकोषीय घाटा। दो इसका परिभाषा बताए हैं, कुल एक्सपेंडिचर, कुल एक्सपेंडिचर हो गया, या कुल व्यय। तो कुल व्यय हमारा कितना है 53 लाख। अच्छा, घाटा निकालने के लिए आय माइनस व्यय शॉर्टकट में समझ लीजिए कि आज जितना हमारा व्यय है उसमें से आय है, अगर जीरो है तो बैलेंस हमारा बजट है, अगर माइनस प्लस माइनस में आ रहा है तो घाटा में है, प्लस में है तो सरप्लस में जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कुल व्यय हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? राजकोषीय घाटा निकालने के लिए उसमें से माइनस करेंगे कुल आय, कुल आय तो 53.47, 53.47, यहां तो कोई दिक्कत। लेकिन कुल एक्सपेंडिचर में से ये वाला जो हिस्सा है कर्ज से आय, इसको नहीं जोड़ेंगे, यानी कुल इनकम हटा देंगे किसको, कर्ज आय को, तो बाकी जो बच गया उसको केवल एक्सपेंडिचर में से घटाएंगे, तब हमारा निकलेगा राजकोषीय घाटा। बाउंसर नहीं समझे? बोर्ड पर देखो एक बार, टोटल एक्सपेंडिचर 53, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है हमको, माइनस। तो डायरेक्ट अगर निकालते तो कुल आय निकाल देते, लेकिन हमको राजकोषीय घाटा निकालना है। तो राजकोषीय निकालना, हमारा टोटल इनकम पहले ले लेंगे और उसमें से सिर्फ हटा देंगे किसको, कर्ज आय को, तो हमारा निकल जाएगा राजकोषीय घाटा। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो सिर्फ क्या है, कर्ज है। यानी जितना हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है समझ लीजिए उतना कर्ज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लीजिए कि हम कर्ज ले 0, यहां पे मान लो कि 0, तो राजकोषीय घाटा रहेगा, नहीं रहेगा। 10 लाख दे ले तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, 20 ले और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा।
हमें समझा दिया, हमें समझ लिए, बोलो ना जी उसने। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय, एक तो ये परिभाषा आप लगा पूछता है, ये ऑप्शन में देके यही दे देगा, इसका क्या परिभाषा है, तो कुल व्यय ले लीजिए और उधार एवं ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां ले लीजिए, सब टोटल इनकम जिसमें से उधार एवं कर्ज को छोड़ दीजिए। नहीं समझे? ठीक है, दूसरा परिभाषा कुल व्यय माइनस कुल आय ले लीजिए और उसमें से हटा दीजिए उधार एवं ऋण को छोड़कर, दोनों बात एक ही है, ना किधर से पकड़िए चाहे घुमा के इधर से पकड़िए, कोई दिक्कत? डाटा पे, ये डाटा पे एग्जैक्ट ये कितना है बोर्ड पे देखो, इतना सिंपल। तो राजकोषीय घाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, राजकोषीय घाटा कह रहा है कि 9, पहले 9 निकालिए, ढूंढ के निकाल दीजिए 9। 9 क्या है भाई? कुल व्यय, तो कुल व्यय यहाँ पे निकल गया 9। अब बाकी तीनों को ब्रैकेट में लिया है, किसको किसको जोड़ना है? 1, 5 और 6। 1 क्या है? राजस्व प्राप्तियां। 5 क्या है? ऋणों से वसूली। 6 क्या है? अन्य प्राप्तियां। यानी ये किसको छोड़ दिया है? उधार एवं अन्य लाइबिलिटी को इसने छोड़ दिया, क्योंकि प्राप्ति में तो ये भी है, तो राजस्व प्राप्तियां इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाकी ये खुद व खुद साथ छूट जाएगा। नहीं समझे? तो इसको सब घटा उठा के राजकोषीय घाटा निकाल दिया है 16,95,768, यानी हमारे टोटल जीडीपी का 4.3%। यानी कहने का मतलब कि सरकार इस साल टोटल कर्ज कितना लेगी? ये जीडीपी का 4.3%, एग्जैक्ट डाटा बात करें तो 16.95 लाख करोड़ रुपया सरकार क्या करेगी? कर्ज। निष्कर्ष यही है कि जितना राजकोषीय घाटा है मतलब वो सरकार के ऊपर क्या है? कर्ज है। यही ना बात हुआ। ये हो गया तीसरा प्रकार का घाटा जिसका नाम है राजकोषीय घाटा। एक है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, लिखा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट 17-11, 17 ढूंढिए, 17 ऊपर ही, यानी राजकोषीय घाटा में से 11 क्या है भाई? 11 ब्याज का भुगतान, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अब सरकार का ये एक मतलब जितना सारा ब्याज का पैसा दिए हैं वो राजकोषीय घाटा में से घटा दीजिए, तो ब्याज का पैसा जितना दिए वो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.7% जीडीपी का, 2,91,796 करोड़, ये कहलाएगा प्राइमरी डेफिसिट। बोर्ड पर देखो, यानी राजस्व घाटा से कभी भी प्रभावी राजस्व घाटा कम होगा और राजकोषीय घाटा से कभी भी कम होगा प्राथमिक घाटा। सिंपल सा लॉजिक है, बात यही है ना। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज्यादा होता है राजकोषीय घाटा, उसके बाद से राजस्व घाटा, उसके बाद से हो जाता है आपका प्रभावी ये प्राथमिक घाटा, और सबसे कम होता है ये होता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये 4 प्रकार का घाटा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर से मैप देख देख कर इसको समझ लेना है कि कैसे, मतलब इसमें तो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब इसमें भी और डिटेल में जाना है कि टैक्स से भी कितना पैसा, टैक्स से कहाँ से आया है, इनकम टैक्स से कितना आया है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आया है, तो फिर इसका सब डाटा अलग मिलेगा नीचे। अगले वो पीडीएफ जो अभी ये वाला दिखाए थे इसमें आप जाइए नीचे, यहाँ पे को डेफिसिट, ये रुपीज कम्स फ्रॉम गोज टू हो गया, ये पूरा डेफिसिट का अपना दे दिया है अलग चारों का, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। राजकोषीय वित्त विवरण, डेप्ट रेसिप्ट्स, कहाँ कहाँ से ये सब पैसा सरकार लोन लेगी, बाजार या उधारी सरकारी प्रतिभूति से लेगी इतना लाख करोड़, ये सब राज्य के भविष्य निधि से इतना लाख करोड़, कौन कहाँ से पैसा लेगी वो सारा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कौन कैसे इसका ट्रेंड बढ़ा है। सामान्यतः बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, तो उसको ये समझने के लिए वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर इधर जाओगे तो ऋण की प्रवृत्ति, जीडीपी, डेब्ट रेशियो, दूसरा चीज है उसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखो कौन सा टैक्स कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स इतना टोटल मिलेगा, एग्जैक्ट डाटा है। आयकर टोटल इतना मिलेगा। फिर सीमा शुल्क टोटल 2,71,000, केंद्रीय सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी उतना मिलेगा, जीएसटी कितना मिलेगा, ये सब पूरा एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा। इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, मंथली मैगजीन आएगा, सबको समराइज करके एक जगह मिल जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको इसमें से कर लेना है। बातें लगभग समझ में आ गई। बाकी ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे है, 1 पेज का नोट्स दिया हुआ है, इसमें सारा डाटा। अब नहीं भरे हैं तो इसको घर पे जाके अब भरिएगा, वो रुपीज कम्स फ्रॉम और गोज टू वहाँ से दिखा के थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा, तो फिर आप उसको अच्छा से भर भी लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो इतना सारा बात डिस्कशन में आ गया।
ठीक है, लिखे कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे जब इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा फिर डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें, एक ओवरव्यू आपको दिला गया कि थोड़ा सा बाजार में अगर चर्चा में कोई भिटा जाए कि राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा गोल गोल आपको घुमाए, तो फिर उससे आप डिस्कस कर सके। आओ बताते हैं कि सरकार, हेलो हेलो, कितना इनकम कहाँ पे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे, इतना तो पता चल गया ना कि सरकार का इनकम है उसमें से 20% तो कर्जे से ला रही है, और खर्चा है उसमें से 20% तो ब्याजे में जा रहा है, ठीक है। तो इतना बेसिक थोड़ा बहुत बात पता चल गया, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। जो क्लास का शेड्यूल है उस पर कंटिन्यू रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है।